हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। फाइनली आज हम इस वीडियो से स्टार्ट करने वाले अपने डीप लर्निंग, जिसका सब्जेक्ट कोड है BAI701। इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 1 को कंप्लीट देखेंगे एज पर द AQ2 लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ हम 3 साल के सारे PYQs को भी कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। ये जो हमारी वीडियो होगी 2 पोर्शन में होगी। सबसे पहले हम पार्ट 1 में क्या करेंगे, यानी इस स्टार्टिंग से एंड तक हम अभी करेंगे पूरे सिलेबस को ख़त्म। फिर एट द एंड जो लास्ट का पोर्शन होगा उसमें आपको सारे PYQs मिलेंगे। तो सबसे पहले हम पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम सारे PYQs को कवर करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपने अभी तक हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जल्दी से जाइए हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि आपको नोट्स, लेटेस्ट अपडेट वहीं आपको मिलेंगी। तो आपको ऐप डाउनलोड करना मैंडेटरी है, वहीं आपको इन नोट्स को एक्सेसिबल होगा। क्लियर है? एंड फाइनली हमने स्टार्ट कर दिया, तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। तो हमारा डीप लर्निंग जो है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डीप लर्निंग जो पार्ट है वो हमारा किसका पार्ट है, कहाँ वो लाई करता है। अगर मैं आपको बताऊँ तो सबसे पहला आता है हमारा AI। ठीक है, AI समझते हैं ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका सब पार्ट है हमारा। AI का सब पार्ट है हमारा ML, जिसको हम बोलते हैं मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का सब पार्ट है हमारा डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग आपको पता चला डीप लर्निंग कहाँ लाई कर रहा है। सबसे पहले हमारा ऐसे बोलो, पहले डीप लर्निंग, फिर मशीन लर्निंग एंड देन फिर AI। तो इस तरीके से इसका हमारा स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहला हमारा AI होता है, AI का सब पार्ट होता है हमारा ML का सब पार्ट होता है हमारा डीप लर्निंग। तो इसका मतलब क्या है कि डीप लर्निंग पढ़ने से पहले आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। तो यूनिट 1 में हमारा पूरा टोटल मशीन लर्निंग है, जिसमें हम देखेंगे मशीन लर्निंग होता क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट एल्गोरिथम्स। क्लियर है? तो अगर मैं बात करूँ इस स्ट्रक्चर की, तो इसमें सबसे पहले आता है AI। AI का मतलब क्या होता है? कोई भी मशीन जो मिमिक करती है ह्यूमन इंटेलिजेंस की, दैट इज नोन एज AI। AI का मतलब क्या है कि कोई भी मशीन जो ह्यूमन की तरह वर्क कर रही है, ऑटोमेटिकली सोच पा रही है, ऑटोमेटिकली काम को परफॉर्म कर रही है, वो है हमारा AI। अब मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग वो पार्ट है जो डेटा को बताता है, डेटा को ये बताता है कि उसे किस तरीके से लर्न करना है, किस तरीके से उसे प्रिडिक्ट करना है। वो डेटा से लर्न कौन करता है? हमारा मशीन लर्निंग। डीप लर्निंग उसके अंदर आता है। तो अभी आपको इतना समझ आया कि AI और ML का जो पार्ट है वो क्या है। इसलिए हम क्या पढ़ रहे हैं इस यूनिट में? मशीन लर्निंग पढ़ रहे हैं। देन हम आगे पढ़ेंगे डीप लर्निंग के बारे में। क्लियर है? तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो यही है कि व्हाट इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग, जिसमें आता है हमारा व्हाट इज़ मशीन लर्निंग, कि मशीन लर्निंग होता क्या है। मशीन लर्निंग का सिंपल मतलब क्या है? मशीन लर्निंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें डेटा अपने आप से लर्न करता है। जैसे ह्यूमन हम लोग कैसे लर्न करते हैं? अपने एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं। बट मशीन लर्निंग में मशीन किससे लर्न करते हैं? डेटा से लर्न करती है। हम उसे लॉट ऑफ डेटा प्रोवाइड कराते हैं, देन वो उस डेटा से लर्न करती है, प्रिडिक्ट करती है, जैसे हम लोग अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। क्लियर है? दैट इज ऑल अबाउट मशीन लर्निंग। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ क्या है? मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे मैंने आपको बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सब पार्ट होता है हमारा मशीन लर्निंग, where computer learn patterns and making prediction or decision from data without being explicitly programmed. It involve algorithm that improve their performance over time as they process more data. इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है कि मशीन लर्निंग में मशीन डेटा को तो लर्न करती है, बट उसके साथ ही साथ वो क्या करते हैं, उसके जो पैटर्न्स होते हैं उनको फाइंड आउट करते हैं कि क्या क्या पैटर्न्स हैं, ताकि वो क्या कर सके, प्रिडिक्ट कर सके। क्लियर है? ये होता है हमारा मशीन लर्निंग। अब इसमें एक लाइन और लिखा है, विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। इसका मतलब क्या है कि मशीन लर्निंग से पहले जो हम ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लिख रहे थे, वहाँ हमें मैनुअली प्रोग्राम लिखना पड़ता था। अगर हमें कोई भी चीज़ प्रिडिक्ट करानी है, कोई भी चीज़ करानी है, तो हमें मैनुअली लिखना पड़ता था। बट मशीन लर्निंग जब से आया, हमें मैनुअली काम कुछ नहीं करता, सिर्फ हमें क्या करना पड़ता है? डेटा देना पड़ता है। वो डेटा से ऑटोमेटिकली खुद से लर्न करता है। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हो गया। इसके अंदर बहुत सारे एल्गोरिथम्स का हम यूज़ करते हैं, जिसकी हेल्प से हमारा जो परफॉर्मेंस है वो क्या होता है? इंक्रीज़ होता है। ओवर द टाइम आप जितना डेटा दोगे उतना अच्छा मशीन सीख जाएगी डेटा को प्रिडिक्ट करना, पैटर्न्स को फाइंड आउट करना।
जो रियल लाइफ एग्जांपल है हमारे मशीन लर्निंग के जहाँ हम यूज़ कर रहे हैं वो है हमारा यूट्यूब की रिकमेंडेशन, नेटफ्लिक्स की रिकमेंडेशन। नेटफ्लिक्स पे जैसे यूट्यूब पे अगर आपने सर्च किया डीप लर्निंग तो आपके सजेशंस में क्या आ जाए, डीप लर्निंग के नए नए वीडियोस आते रहेंगे, नए नए लेक्चर्स आते रहेंगे। तो वो क्या कर रहा है, आप मशीन क्या कर रही है, लर्न कर रही है। उसने आपकी हिस्ट्री के बेस पर लर्न किया कि भाई ये जो पर्सन है ये क्या देखना पसंद कर रहा है, डीप लर्निंग के बारे में देखना पसंद कर रहा है, तो वो आपको क्या सजेस्ट कर रही है, क्या रिकमेंड कर रही है, डीप लर्निंग। ऐसे ही नेटफ्लिक्स पे अगर आप एनिमीज़ देखते हो तो वो आपको नेक्स्ट एनिमी खुद ब खुद रिकमेंड करती है। तो वहाँ मशीन क्या कर रही है, खुद से लर्न कर रही है, आपकी जो हिस्ट्री है उसके बेस पे, उस डेटा के बेस पे वो लर्न कर रही है कि भाई इस पर्सन को ये चीज़ देखना पसंद है तो ये यही देखेगा, तो वो आपको क्या करती है, उसको रेकमेंड करती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट है क्या और मशीन लर्निंग हमारा कहाँ लाई करता है। क्लियर है? और हम डीप लर्निंग के अंदर मशीन लर्निंग को क्यों पढ़ रहे हैं ये भी शायद आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें आता है कि ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग एंड मशीन लर्निंग, जैसे मैंने आपको बताया सेम ही चीज़ थी कि हम उसमें ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में हम रूल्स देते थे, देन कंप्यूटर उसको फॉलो करता था। बट ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में हमें ये सब काम कैसे करना पड़ रहा था, मैनुअली करना पड़ता था, हमें खुद से प्रोग्राम राइट करने पड़ते थे, तब वो कंप्यूटर उस रूल्स को फॉलो कर पाता था। बट मशीन लर्निंग के अंदर क्या हुआ, हमें कोई रूल्स नहीं डिफाइन करने, कुछ नहीं डिफाइन करना, हमें क्या देना है, डेटा देंगे, वो खुद से लर्न करेगा, खुद से वो चीज़ प्रिडिक्ट कराएगा, खुद से ही रूल्स बनाएगा और खुद से ही वो चीज़ें करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर है? टेकिंग एन एग्जांपल, अगर एक पिक्चर मैंने दी अपनी मशीन को, मैंने उसको बताया कि ये जो पिक्चर है ये क्या है, थोड़ा ऐसे ही बन गया, ये पिक्चर किसकी है, एक डॉग की है। तो ओवर द टाइम, एक बार मैंने डॉग की दी, एक बार मैंने कैट की दी, एक बार मैंने किसी और चीज़ की दी, तो मैं अपनी मशीन को क्या कर रही हूँ, ट्रेन कर रही हूँ, किसकी हेल्प से, डेटा की हेल्प से, ताकि अगर वो आने वाले फ्यूचर में कभी ऐसी पिक्चर देखे तो वो ऑटोमेटिकली प्रिडिक्ट कर पाए कि ये क्या है, ये डॉग है या ये कैट है। क्लियर है? एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स यूट्यूब रिकमेंडेशन, मैंने आपको बताया व्हेन यू वॉच अ मूवी और वीडियोज नेटफ्लिक्स ऑन यूट्यूब, व्हाट यू लाइक्ड इट लुक एट दैट पर्सन at what people with similar taste watch, then it learn your pattern and suggest show will probably enjoy। मैंने आपको बताया कि वो आपके हिस्ट्री के डेटा के बेस पे लर्न करती है कि इस पर्सन को क्या चीज़ देखना पसंद है, क्या इसे सीरियल देखना पसंद है तो वो उसे सीरियल रेकमेंड करेगी, क्या उसे मूवीज़ देखना पसंद है तो मूवीज़ आपको रेकमेंड की जाएंगी। तो इसके जो पीछे पूरा लॉजिक है वो है मशीन लर्निंग का, क्योंकि वहाँ आपकी मशीन क्या कर रही है, लर्न कर रही है आपके प्रीवियस डेटा से, आपके प्रीवियस हिस्ट्री से। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मशीन लर्निंग क्या होती है, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस था आज की मशीन लर्निंग प्रोग्रामिंग के अंदर। क्लियर है? अब बात करते हैं टाइप ऑफ मशीन लर्निंग। देयर आर 3 टाइप ऑफ मशीन लर्निंग, आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड एंड रीइंफोर्समेंट। 3 टाइप की हमारी मशीन लर्निंग होती है। सबसे पहला होता है हमारा सुपरवाइज लर्निंग। 99% जो मॉडल्स हैं वो सुपरवाइज लर्निंग को ही यूज़ करता है, सुपरवाइज लर्निंग के ऊपर ही वो बने होते हैं। जैसे अभी हम काफ़ी सारे पढ़ेंगे तो वो टोटली किस पे, सुपरवाइज लर्निंग पे। क्लियर है? अब सुपरवाइज लर्निंग होती क्या है, टेकिंग एन एग्जाम्पल, लाइक फॉर एग्जाम्पल सुपरवाइज लर्निंग में मेरे पास क्या होता है, एक इनपुट होता है और मेरे पास क्या होता है, एक आउटपुट होता है। अभी मैं आपको बताऊंगी। हमारे पास ये 3 कॉलम्स बना दिए, एक में तो हमारा है क्रेडिट स्कोर, एक में है हमारी इनकम और एक में हमारा लोन। ठीक है? क्रेडिट स्कोर, इनकम है हमारी 10,000, लाइक 20,000, 30,000, इतना। क्रेडिट स्कोर है 600, 600, 50, नहीं 50 बहुत कम हो जाएगा, 200 एंड देन 700। अब मुझे क्या कराना है, मैं अपनी मशीन को दे रही हूँ इनपुट क्या क्या है, मेरे क्रेडिट स्कोर, एंड जो मेरी इनकम है वो मेरी इनपुट है और जो लोन है वो क्या है, आउटपुट है। सुपरवाइज लर्निंग में हमारे पास क्या होता है, हम कंप्यूटर को क्या देते हैं, इनपुट देते हैं और उससे आउटपुट को प्रिडिक्ट कराते हैं। अब मैंने स्टार्टिंग में ही प्रिडिक्ट नहीं करता, पहले हम उसको बताएंगे, पहले मैं बताऊंगी कि अगर 10,000 इनकम है और उसका क्रेडिट स्कोर 600 है तो हाँ हम उसे लोन दे सकते हैं। 20,000 इनकम है, क्रेडिट स्कोर 200 है तो हम नहीं देंगे। 30,000 इनकम है, 700 उसका क्रेडिट स्कोर है तो हम उसे लोन देंगे। तो मेरे जो मशीन है उसने इस डेटा से खुद ब खुद लर्न किया, खुद ब खुद प्रिडिक्ट किया।
अब मैं क्या करूँगी, अब मुझे उसे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब जस्ट मैंने रैंडमली एक दे दिया कि आप मुझे, मैंने अपनी मशीन से पूछा कि इनपुट में मैंने क्या दिया, 1 की इनकम दी और क्रेडिट स्कोर दिया 100। तो अब मुझे बताओ कि मुझे ये लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो मेरी मशीन खुद ब खुद प्रिडिक्ट कर जो उसने इन डेटा से पैटर्न फाइंड आउट किया, उसकी हेल्प से वो खुद ब खुद प्रिडिक्ट करके बता देगी कि मुझे लोन देना है या नहीं देना। दैट इज़ ऑल अबाउट सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग में हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं और आउटपुट को प्रिडिक्ट कराते हैं। दैट इज नोन एज सुपरवाइज लर्निंग। एक तरीके से लर्निंग जैसे हम स्टूडेंट टीचर को लर्न कराता है ना, इसी तरीके से ये है कि आप लर्न कराओगे, देन अगर आप पूछोगे तो वो खुद ब खुद बताएगा। अगर आप कोई स्टूडेंट को कुछ पढ़ा रहे हो, ठीक है, टू का टेबल आप बार बार उसको याद करा रहे हो, तो एक टाइम आएगा, नहीं आएगा कि वो टू का टेबल खुद ब खुद उसका लॉजिक समझ जाएगा कि टू का टेबल किस तरीके से लिखा जाता है, हम कहाँ कहाँ किसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्लियर है? तो दैट इज ऑल अबाउट सुपरवाइज लर्निंग। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सुपरवाइज लर्निंग हमारा होता क्या है। अब इसके अंदर लिखा हुआ क्या है, द कंप्यूटर इज गिव इनपुट प्लस करेक्ट आंसर। मैंने आपको बताया हम इसमें इनपुट देते हैं और आउटपुट को प्रोड्यूस कराते हैं। इट लर्न फ्रॉम दिस एग्जाम्पल एंड कैन प्रिडिक्ट आंसर फ्रॉम न्यू डेटा। ये क्या करता है, जो हम डेटा देते हैं उसके बेस पे लर्न करता है, और अगर हम उससे रिलेटेड कोई न्यू डेटा उसको देते हैं तो वो क्या करता है, जो उसने पैटर्न्स फाइंड आउट किए थे उनके बेस पे वो प्रिडिक्ट करके देगा कि हाँ मुझे लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। क्लियर है? ये होता है हमारा सुपरवाइज लर्निंग। अब अनसुपरवाइज लर्निंग की बात करें, अनसुपरवाइज लर्निंग में हम कोई भी आउटपुट नहीं होता, सिर्फ इसमें क्या होता है, इनपुट होता है। अनसुपरवाइज लर्निंग में सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं, पैटर्न्स को फाइंड आउट करते हैं। पैटर्न्स को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, बस और कुछ नहीं करते। कोई आउटपुट जनरेट नहीं होगा, नहीं। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, हमारा इनपुट डेटा होता है, कोई करेक्ट आंसर। मतलब फॉर टेकिंग एन एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल, आप अपने गूगल पे जाइए, आप अपने गूगल पे जाइए, क्लियर है, यहाँ आपने सर्च किया सलमान खान, ठीक है, सलमान खान आपने सर्च किया, क्लियर है। अब आपको जो रेकमेंड्स आएंगे वो सब सलमान खान के बारे में। ऐसा कैसे हो रहा है कि आपने सलमान खान लिखा और सलमान खान की सारी ही लाइक बोल सकते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब आ रही है। देख, रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। लाइक यहाँ मैंने सर्च किया सलमान खान, सलमान खान, ठीक है, अब मैंने सलमान खान सर्च किया, तो ऐसा कैसे हो गया कि मैंने सलमान खान सर्च किया और मुझे सलमान खान की सारी मूवी, सारे उनके बारे में, सारी विकीपीडिया, सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गई। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? दैट इज़ नोन एज सुपरवाइज लर्निंग। अब यहाँ आप देख रहे हो सलमान खान के बारे में ही है सारी बात, ऐसा नहीं है किसी और के बारे में बता रहे हो। हाँ, रिलेटेड बात हो सकती है, उससे न्यूज़ से रिलेटेड बात हो सकती है, बट ऐसा नहीं है आपने सलमान खान लिखा और वो बता रहा है आपको शाहरुख खान की बात या आमिर खान की बात, ऐसा नहीं है। तो ये किस तरीके से वर्क कर रहा है, दैट इज़ नोन एज सुपरवाइज अनसुपरवाइज लर्निंग। ये बेस्ट एग्जांपल है अनसुपरवाइज लर्निंग का। किस तरीके से, यहाँ हमारे पास बहुत बड़ा एक डेटाबेस है जिसके अंदर बहुत सारे डेटा हैं, बहुत सारे लॉट्स ऑफ डेटा है। जैसे ही आपने सर्च किया सलमान खान, तो जो लॉट्स ऑफ डेटा में से जो भी सलमान खान का डेटा था उसका क्या बन गया, एक क्लस्टर बन गया, एक ग्रुप कर दिया, उस ग्रुप को हम बोलते हैं क्लस्टर, और वो ग्रुप हमें यहाँ विजिबल हो गया। ये जो पूरा आपको विजिबल है ये क्या है, एक ग्रुप है, एक क्लस्टर है, जो सलमान खान की सारी इन्फॉर्मेशन को उसने एक साथ किया और आपको विजिबल हो गया। तो दैट इज नोन एज अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग में हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पैटर्न फाइंड आउट करते हैं, इनपुट देते हैं, कोई प्रिडिक्शन नहीं होता कि हम कहाँ कुछ प्रिडिक्ट करा रहे हैं। सुपरवाइज लर्निंग में हम प्रिडिक्ट करा रहे थे, इनकम बता रहे थे, क्रेडिट स्कोर बता रहे थे, अब हमें पूछना था कि लोन देना है नहीं देना, बट इसमें हम कुछ प्रिडिक्शन नहीं कराते, सिर्फ और सिर्फ इसमें हम क्या देते हैं, इनपुट देते हैं। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर होगा। दैट इज नोन एज अनसुपरवाइज लर्निंग। ये है हमारा बेस्ट एग्जाम्पल अनसुपरवाइज लर्निंग का। आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। सुपरवाइज हो गया। अनसुपरवाइज में क्या लिखा हुआ है, द कंप्यूटर ओनली गेट डेटा इनपुट, नो करेक्ट आंसर। जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ और सिर्फ हम इसमें क्या देते हैं, इनपुट देते हैं। इट ट्राई टू फाइंड हिडन पैटर्न और ग्रुप ऑन इट्स ओन। ये क्या करता है, ग्रुप को फाइंड आउट करता है और हिडन पैटर्न्स को फाइंड आउट करता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि सलमान खान का उसने लॉट ऑफ डेटा में से ग्रुप को, क्लस्टर को फाइंड आउट किया कि हाँ ये सारी इन्फॉर्मेशन किसकी, सलमान खान की, और वो आपको विजिबल हो गई। तो ये है अनसुपरवाइज लर्निंग, यानी लर्निंग विदाउट टीचर। क्लियर है? रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट होता है ट्राई एंड एरर। टेकिंग एन एग्जाम्पल, मेरे पास मेरा एक डॉग है, ठीक है, अब मुझे इस डॉग को ट्रेन करना है, तो मैं किस तरीके से ट्रेन करूँगी। अगर मैंने पहले डॉग को बताया कि फूड जो है आपको, जो आपका प्लेट है उसके अंदर ही खाना है, अगर वो प्लेट के अंदर खाता है फूड, तो मैं क्या देती हूँ, उसको रिवॉर्ड देती हूँ। उसको मैंने क्या किया, एकदम से और उसको फूड के साथ साथ मैंने क्या दे दी, उसको एक चॉकलेट भी दे दी। क्लियर है? जो डॉग की चॉकलेट आती है वो मैंने उसको चॉकलेट दे दी। और अगर क्या होता है, वो प्लेट के अंदर नहीं खाता, प्लेट को गिरा देता है या खाने को गिरा देता है, तो मैंने उसको क्या किया, पनिश किया।
कि अरे कैसे खाना गिरा दिया, तो मैंने उसको पनिशमेंट दी। देन क्या करा, डॉग को समझ आ गया कि हाँ अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे पनिशमेंट मिलती है, तो अगली बार क्या वो करेगा, नहीं करेगा। दैट इज नोन एज रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में हम क्या करते हैं, ट्राई और एरर, यानी हम उसको रिवॉर्ड देते हैं और पनिश करते हैं। अगर वो कुछ गलत काम करता है तो पनिश करते हैं, कुछ अच्छा काम करता है तो मशीन को रिवॉर्ड देते हैं, ताकि वो समझ पाए कि भाई मुझे करना क्या है। ट्रायल एरर, क्लियर है। बेस्ट एग्जाम्पल है, आपने फ्लैपी बर्ड गेम सुना है, फ्लैपी बर्ड का, ठीक है मैं आपको दिखाती हूँ। फ्लैपी बर्ड का जो गेम होता है वो बेस्ट एग्जाम्पल है आपका रीइंफोर्समेंट का, ठीक है। अब ये जो है मैंने अपनी मशीन को बता दिया है कि भाई मशीन आपको ये गेम खेलना है। अब मेरी मशीन गेम खेल रही है, ठीक है, यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, बार बार आउट हो रही है, ठीक है, बार बार आउट हो रही है, तो उसको क्या मिला, पनिशमेंट मिल रही है कि आउट हो रही है, उसके पॉइंट्स गिर रहे हैं। अगर वो आगे अच्छा जा रही है तो उसको रिवॉर्ड मिल रहा है, उसको कॉइन उसके इंक्रीज हो रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा, नहीं आएगा, कि मेरी मशीन समझ जाएगी कि हाँ मुझे किस तरीके से इस गेम को पूरा खेलना है। दैट इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट। यहाँ वो ट्रायल एंड एरर कर रही है, ट्राई भी कर रही है, एरर भी चेकआउट कर रही है। अगर वो पनिशमेंट मिल रहा है तो वो समझ पा रही है कि हाँ भाई मुझे पनिशमेंट मिल रही है तो मुझे ये काम नहीं करना। तो वो एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरे फ्लैपी बर्ड का जो पैटर्न्स है, फ्लैपी बर्ड का जो पूरा गेम है, उसको अंडरस्टैंड कर पाएगी और बिना किसी पनिशमेंट के, बिना किसी एरर के वो क्या कर देगी, मेरी मशीन उसको कंप्लीट कर देगी। दैट इज नोन एज रीइंफोर्समेंट लर्निंग, क्लियर है। और अगर थोड़ा और समझेंगे तो आप, एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर को हम कुछ डेटा देते हैं, अगर वो डेटा का सही आंसर देता है, ट्रू आंसर देता है, तो हम क्या देते हैं, रिवॉर्ड देते हैं। और वो अगर सॉल्व नहीं कर पाता तो हम उसको क्या देते हैं, पनिश करते हैं। तो हमारा फिर दोबारा से मैंने सेम डेटा दिया, अगर वो दोबारा से मुझे गलत आंसर दे रहा तो मैंने फिर से पनिश किया, फिर से मैंने दोबारा दिया, तो क्या हुआ, मेरा कंप्यूटर ने दोबारा ट्राई किया, तो इस बार मुझे उसने क्या दिया, सही आंसर दिया, तो मैंने क्या दिया, उसको रिवॉर्ड दिया। रिवॉर्ड में मैंने कुछ भी दिया, तो मेरा कंप्यूटर समझ गया कि हाँ मुझे ये जो काम है वो जिस तरीके से मैं कर रहा था उससे नहीं करना, मुझे ये वाला पैटर्न करना है, जिस तरीके से मुझे रिवॉर्ड मिला है मुझे वो पैटर्न अपनाना है। तो क्या हुआ, इससे मेरा मशीन सीख गया कि मुझे करना क्या है, उसने डेटा से लर्न किया है, क्लियर है। ट्राइंग करता रहता है, ट्राई से वो सीखता है। सुपरवाइज लर्निंग में इनपुट और आउटपुट का खेलता, अनसुपरवाइज लर्निंग में सिर्फ और सिर्फ इनपुट का था। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में ट्रायल और एरर से वो सीखता है कि मुझे करना क्या है, किस तरीके से मुझे ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि रीइंफोर्समेंट हमारा है क्या। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा इसमें मैं टाइम लगा रही हूँ, ठीक है। अब रीइंफोर्समेंट में क्या लिखा हुआ है, द कंप्यूटर लर्न बाय ट्राइंग एक्शन एंड गेटिंग रिवॉर्ड और पनिशमेंट। जैसे मैंने आपको बताया, रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बेस पे वो समझ जाता है कि हाँ भाई मुझे करना क्या है, ठीक है। ओवर टाइम इट फिगर आउट द बेस्ट स्ट्रेटेजी। गेम के फ्लैपी बर्ड के गेम में वो टाइम टू टाइम जैसे उसको रिवॉर्ड और पनिशमेंट मिली तो वो समझ जाएगा कि बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है इस फ्लैपी बर्ड के गेम को कंप्लीट करने की, या इस स्टेज को कंप्लीट करने की, क्लियर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमारा रीइंफोर्समेंट, सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज लर्निंग होता क्या है। अब मशीन लर्निंग जो है उसका प्रोसेस वो किस तरीके से प्रोसेस करती है, क्लियर है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले वो डेटा को रिसीव करती है, जो भी डेटा है जिसके ऊपर आप काम करना चाह रहे हो वो डेटा को रिसीव करेगी। फिर वो डेटा को क्या करेगी, एनालाइज करेगी, मल्टीपल्स एल्गोरिथम का यूज़ करके वो डेटा को एनालाइज करेगी। देन डेटा के अंदर से जो भी हिडन पैटर्न्स हैं, जो भी उसको लगता है वो पैटर्न्स को फाइंड आउट करेगी। पैटर्न्स को फाइंड आउट करने के बाद प्रिडिक्शन करेगी, भाई अगर मेरे पास कोई डेटा आ रहा है, इनपुट डेटा आ रहा है, तो प्रिडिक्ट करके बताएगी कि हाँ मेरे अकॉर्डिंग तो आंसर ये आ रहा है। देन आंसर भेज देगी, यानी आउटपुट हमें शो कर देगी। यही तो मशीन लर्निंग प्रोसेस है। पूरा डेटा मिलता है, एनालाइज करते हैं, देन पैटर्न्स को फाइंड आउट करते हैं, फाइंड आउट करने के बाद देन हम प्रिडिक्ट करते हैं, उसके बाद हम आंसर को शो करते हैं स्क्रीन पर। तो पूरा प्रोसेस है एक मशीन लर्निंग का। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मशीन लर्निंग का हमारा प्रोसेस होता क्या है। बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा लीनियर मॉडल। लीनियर मॉडल क्या होता है, लीनियर मॉडल समझते हैं आप, काफ़ी सारे परसेप्ट्रॉन, एसवीएम, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये सब क्या है, लीनियर मॉडल हैं। अब ये होते क्या हैं, लीनियर मॉडल लाइक एसवीएम, परसेप्ट्रॉन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन आर मशीन लर्निंग टूल यूज फॉर क्लासिफिकेशन task. They work by finding patterns in data to make prediction like decision in email or spam or not. इसका मतलब क्या है कि लीनियर मॉडल, हम काफ़ी सारे लीनियर मॉडल यूज़ करते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है एसवीएम हो गया, परसेप्ट्रॉन हो गया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया। तो ये क्या करते हैं, ये क्लासीफाई करते हैं, डेटा के अंदर से क्या करते हैं, पैटर्न्स को फाइंड आउट करते हैं, उसके बेस से प्रिडिक्शन करते हैं। क्या करेंगे,
फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मेल है, तो मुझे फाइंड आउट करना है कि ये स्पैम मेल है कि नॉट स्पैम मेल है। तो इसमें मैं किसका यूज़ करूँगी, लीनियर मॉडल का यूज़ करूँगी, क्योंकि लीनियर मॉडल ही मेरा क्या करते हैं, पैटर्न्स के जो पैटर्न्स हैं उनको फाइंड आउट करते हैं और उनके बेस से प्रिडिक्शन करते हैं कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए, नहीं क्लासीफाई करते हैं येस और नो में कि हाँ ये स्पैम है या नहीं है। सिर्फ 2 ही कंडीशन होते हैं, येस और नो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होती। क्लियर है? तो ये होता है हमारा लीनियर मॉडल। सबसे पहला जो हमारा लीनियर मॉडल है वो हुआ है हमारा परसेप्ट्रॉन। अब परसेप्ट्रॉन क्या होता है? परसेप्ट्रॉन जो हमारा सबसे सिंपलेस्ट मॉडल है, जो क्या करता है, डेटा को क्लासीफाई करता है। ये भी हमारे एक सुपरवाइज लर्निंग मॉडल है, सुपरवाइज लर्निंग के अंदर ही आता है। तो ये क्या करता है, डेटा को क्लासीफाई करता है, मॉडल को क्लासीफाई करता है 2 चीज़ में, हाँ या ना में। लाइक फॉर एग्जाम्पल कि मेरा जो मेल है वो क्या है, स्पैम है या नहीं है, येस और नो। तो स्पैम है तो येस, नहीं है तो नो। तो ये क्या है, परसेप्ट्रॉन यहाँ वर्क करेगा। अभी किस तरीके से वर्क करता है वो अब हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे इसको। हमारे पास क्या होता है, हमारे पास यहाँ मल्टीपल इनपुट्स होते हैं। क्या होता है, हमारे पास मल्टीपल इनपुट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे फाइंड आउट करना है कि डीप लर्निंग के पेपर में कितने % ऑफ बच्चे पास होंगे। ठीक, तो मेरा इनपुट क्या होगा कि भाई उन्होंने कितनी यूनिट कंप्लीट किए हैं, ठीक है, कितने PYQs किए हैं, कितने उन्होंने न्यूमेरिकल पोर्शन किया है, कितना उन्होंने थ्योरी पोर्शन किया है। तो ये मेरे पास क्या है, ये मल्टीपल इनपुट्स हैं, मल्टीपल इनपुट्स। ठीक है, मैंने यहाँ दे दिया। अब मेरे पास इनपुट के साथ उसका क्या होता है, वेट होता है, जो ये बताता है कि कौन सा इनपुट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इनपुट देते हैं, देन हम इनपुट और वेट की मल्टीप्लाई करते हैं। जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट है सबकी वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, देन उनका क्या कर देंगे, समीशन कर देंगे, यानी उनका सम कर देंगे। अब जो सम की हुई हमारी वैल्यू आई है उसको हम देते हैं एक्टिवेशन फंक्शन के अंदर। एक्टिवेशन फंक्शन के अंदर हमने जब वैल्यू दी तो एक्टिवेशन फंक्शन मुझे चेक करके बताता है कि बच्चे पास होंगे या नहीं होंगे, या जो मेरा आउटपुट आया है वो क्या आया है। आई होप आपको क्लियर होगा। तो ये पूरी वर्किंग होती है हमारी परसेप्ट्रॉन मॉडल की, वो इस तरीके से हमारा वर्क करता है। क्लियर है? अब ऊपर देख लेते हैं इसके अंदर क्या लिखा हो। यहाँ तो हमने डायग्राम के थ्रू समझ लिया है। द सिंपलेस्ट मॉडल दैट क्लासीफाई डेटा इनटू 2 कैटेगरीज बाय ड्राइंग स्ट्रेट लाइन। ये क्या करता है, जैसे 2 डेटा है तो उसको क्लासीफाई कर रहा है कि स्पैम है या स्पैम नहीं है। क्लियर है? हाउ इट वर्क, किस तरीके से काम करता है, एड इनपुट एंड वेट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं और इनपुट और वेट की मल्टीप्लाई करते हैं। देन सेकंड में क्या करते हैं, उनका सम करते हैं, जो भी हमारे सारी वैल्यूज आएंगे उनका क्या कर देंगे, सम कर देंगे। देन इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें प्रिडिक्शन 1 क्लास एंड प्रिडिक्ट अनदर। इसका मतलब यही है कि हम एक्टिवेशन फंक्शन में उसको देते हैं, देन एक्टिवेशन फंक्शन डिसाइड करता है कि वो स्पैम है या वो स्पैम नहीं है। क्लियर है? अगर हमारा आउटपुट क्या है, गलत आता है, तो हम क्या करते हैं, इन ये जो हमारे वेट होते हैं उनको एडजस्ट करते हैं। लाइक W1 को W2 पे पहुंचा देंगे, W4 को W1 पे पहुंचा देंगे। तो हम क्या करते हैं, वेट को एडजस्ट करते हैं ताकि जो हमारा आउटपुट आए वो क्या है, करेक्ट आए। क्लियर है? दैट इज़ नोन एज परसेप्ट्रॉन। इसी तरीके से ये काम करता है। बाइनरी क्लासिफिकेशन पे वर्क करता है, येस और नो पे। बाइनरी 0 और 1 ही तो होती है, बाइनरी क्लासिफिकेशन पे ही वर्क करता है कि वो स्पैम है या नहीं है। क्लियर है? शॉर्टिंग एप्पल वर्सेस ऑरेंज बाय साइज एंड कलर ऑन द ग्राफ। सिंपल कि हमारे पास एप्पल और ऑरेंज है तो हम उनको क्लासीफाई करें उनके साइज पे और उसके कलर के बेस पे। तो हमने क्या कर दिया, ये सारे एप्पल्स ये सारे ऑरेंज हैं, तो सिंपल है। तो दैट इज नोन एज परसेप्ट्रॉन। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं 2 कैटेगरीज में कि हाँ ये एप्पल है या ये एप्पल नहीं है। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा कि परसेप्ट्रॉन हमारा क्या होता है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट मॉडल पे जो कि है हमारा SVM, सपोर्ट वेक्टर मशीन। अब सपोर्ट वेक्टर मशीन जो है ये हमारा दोनों के लिए, इसको जो हम यूज़ करते हैं ये हमारा रिग्रेशन के लिए भी यूज़ होता है, क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज़ होता है। कौन सा मॉडल, SVM मॉडल। ठीक है, अब एक थोड़ा जो परसेप्ट्रॉन मॉडल है उसका ही हमारा एक स्मार्टर वर्जन है। ये क्या करता है, डेटा को ये भी क्लासीफाई करता है डेटा को कि भाई हाँ ये एप्पल है या ये ऑरेंज है, इसी तरीके से करेगा, बट ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ का यूज़ करता है जो हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले होता है हमारा हाइपर प्लेन। ये हाइपर प्लेन क्या होता है, टेकिंग एन एग्जाम्पल, यहाँ हम ले लेते हैं हमारे पास कुछ पॉजिटिव डेटा है, कुछ हमारे पास नेगेटिव डेटा है। ठीक है, ये हमारा कुछ पॉजिटिव डेटा हो गया, कुछ हमारा क्या है, नेगेटिव डेटा हो गया। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव डेटा, ये हमारा कुछ नेगेटिव डेटा। तो हाइपर प्लेन क्या है, वो ऐसी लाइन है जो इनको सेपरेट कर रही है। तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, दैट लाइन इज नोन एज हाइपर प्लेन। क्या है ये, हाइपर प्लेन, जो इन दोनों को क्लासीफाई कर रहे हैं कि ये प्लस है, ये प्लस है और ये
माइनस है, क्लियर है। नेक्स्ट आता है इसमें मार्जिन। मार्जिन क्या होता है? मार्जिन वो लाइन होती है जो सबसे नियरेस्ट डेटा पॉइंट से हम निकालते हैं। सबसे नियरेस्ट डेटा पॉइंट्स क्या है? ये वाला। तो हम यहाँ से जो लाइन ड्रॉ करेंगे, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? मार्जिन। ठीक है, ऐसे यहाँ से करेंगे, जो सबसे नियरेस्ट पॉइंट है, डेटा पॉइंट है, उससे जो हम लाइन स्ट्रेट लाइन करते हैं तो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये है हमारा मार्जिन। ठीक है। अब कई बार क्या होता है, यहाँ तो हमने सिंपल क्लासीफाई कर लिया, बट बहुत बार होता है कि हम क्लासीफाई नहीं कर पाते। हमारा डेटा क्या है? प्लस प्लस, यहाँ माइनस, प्लस, फिर प्लस प्लस। तो ये क्या है? यहाँ हम डेटा को क्लासीफाई नहीं कर पा रहे हैं। कोई ऐसी स्ट्रेट लाइन नहीं है कि भाई हम डेटा को क्लासीफाई कर सकें। हाँ, हमें पता चल रहा है कि यहाँ ये सारे माइनस माइनस, ये सारे प्लस हैं, बट प्लस के बीच में कहीं ना कहीं बहुत सारे नेगेटिव डेटा भी आ रहे हैं, तो हम इनको जनरली क्लासीफाई नहीं कर सकते एक स्ट्रेट लाइन से। तो यहाँ हम एक चीज़ का यूज़ करते हैं जो कि होता है हमारा कर्नल ट्रिक, जो हम SVM के अंदर यूज़ करते हैं। तो कर्नल ट्रिक क्या करता है? इनकी डायमेंशन को इंक्रीज कर देता है। अगर ये 2D है तो क्या हो जाएगा? 3D हो जाएगा, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? इनको भी क्लासीफाई करते हैं। क्लियर है? SVM इन्हीं के ऊपर वर्क करता है, हाइपरवाइजर, मार्जिन एंड थर्ड क्या होता है? कर्नल ट्रिक, जो ये अपने अंदर क्या करता है? यूज़ करता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये हमारा SVM जो है ये हमारा होता क्या है। अब इसके अंदर कुछ टर्म्स आती हैं, वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि SVM जो मॉडल है वो हमारा क्लासिफिकेशन एज वेल एज रिग्रेशन के लिए, दोनों के लिए यूज़ करता है। क्लियर है? अब इसके अंदर लिखा हुआ क्या है वो देख लेते हैं। SVM इज लाइक ए स्मार्ट परसेप्ट्रॉन। परसेप्ट्रॉन का एक स्मार्ट वर्जन को हम बोलते हैं SVM। इट ऑल्सो ट्राई टू सेपरेट डेटा इनटू कैटेगरीज। ये भी डेटा को कैटेगोरिकल डेटा में ही कन्वर्ट करता है कि हाँ है या नहीं है। ठीक है, बट फोकस ऑन फाइंडिंग द बेस्ट डिवीजन लाइन दैट कीप द कैटेगरीज एज फार एज पॉसिबल। इसका मतलब क्या है कि ये फाइंड आउट तो करता है, डिवाइड तो करता है, बट ये बेस्ट पाथ फाइंड आउट करता है कि सबसे बेस्ट पाथ क्या हो सकता है इन दोनों डेटा को क्लासीफाई करने के लिए। और जो मैंने अभी आपको बताया था ना, ये जो हम लाइक दोबारा से ले लेते हैं, ये हमारा हाइपरवाइजर होता है, ये हमारा मार्जिन हो गया और ये हमारा मार्जिन हो गया। तो हम जो चाहते हैं, हम हमेशा चाहते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये क्या रहे? सब मैक्सिमम से मैक्सिमम रहे। क्लियर है? तो समझ आ गया SVM क्या होता है। हाउ इट वर्क? इट ड्रॉ अ लाइन। सबसे पहले जो भी हमारा डेटा होता है उसके बेस पे वो क्या करता है? एक लाइन को ड्रॉ करता है, जिसको हम बोलते हैं हाइपर लाइन, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? डेटा को दो सेपरेट क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि पॉजिटिव और नेगेटिव में तो हमने क्या कर दिया? दो सेपरेट क्लासेस में उसको डिवाइड कर दिया। देन इट मैक्सिमाइज द मार्जिन। जो मार्जिन होते हैं, नियरेस्ट डेटा से हम एक लाइन खींचते हैं जो हमारा क्या करती है? सेपरेशन करते, क्लियर सेपरेशन कर देती है। थर्ड होता है इफ डेटा इज नॉट सेपरेटेड बाय स्ट्रेट लाइन। जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे प्लस डेटा और माइनस डेटा, तो यहाँ हम एक स्ट्रेट लाइन से इसको सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं कर्नल ट्रिक का, जो क्या करता है? डेटा की डायमेंशन को इंक्रीज कर देता है, जिसकी हेल्प से हम उसे लाइन से सेपरेट कर सकते हैं। दैट इज ऑल अबाउट SVM, सपोर्ट वेक्टर मशीन। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सपोर्ट वेक्टर मशीन हमारा होता क्या है और ये किस तरीके से हमारा वर्क करता है। क्लियर है? तो बढ़ते अपने थर्ड मॉडल की, लीनियर मॉडल की तरफ, जो कि हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है? लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हमारा क्लासिफिकेशन के ऊपर ही वर्क करता है। ये क्लासिफिकेशन रिग्रेशन के ऊपर वर्क नहीं करता है। ये किसके ऊपर करता है? क्लासिफिकेशन के ऊपर वर्क करता है। ये बाइनरी क्लासिफिकेशन के ऊपर वर्क करता है कि अगर हमारा ईमेल है तो वो स्पैम है या नहीं है, येस और नो, यानी 0 और 1 के ऊपर ये हमारा क्या करता है? काम करता है। क्लियर है? अभी किस तरीके से काम करता है वो अभी हम देखेंगे। सबसे पहले ये है कि वो देख लेते हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज यूज फॉर क्लासिफिकेशन नॉट रिग्रेशन। हम इसमें क्या यूज़ करते हैं? इसे क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, रिग्रेशन के लिए हम इसको यूज़ नहीं करते। इट प्रिडिक्ट द प्रोबेबिलिटी दैट समथिंग बिलोंग टू अ कैटेगरी। ये क्या किसके ऊपर वर्क करता है? प्रोबेबिलिटी के ऊपर। ये बताता है अगर कोई भी डेटा है तो वो किस कैटेगरी से कितने परसेंटेज, कितनी उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इस कैटेगरी से बिलोंग करता है। लाइक ये ए डेटा है, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो कैटेगरी C से बिलोंग करता है। इसके ऊपर वर्क करता है हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन। क्लियर है? लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमारा क्या होता है। अब इसके अंदर हम एक यूज़ करते हैं सिग्मोडियल फंक्शन का। सिग्मोडियल फंक्शन होता है हमारा, जिसका फॉर्मूला होता है y इक्वल टू 1 प्लस, मैं फॉर्मूला एक बार चेकआउट कर लेती हूँ। ठीक है, y इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस a0 प्लस a1x होता है ना, a1x यही हमारा होता है। क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारा होता है सिग्मोडियल फंक्शन। अब सिग्मोडियल फंक्शन का हम इसके अंदर यूज़ करते हैं डेटा को क्लासीफाई करने के लिए। अब इसकी खासियत आप जानते हो सिग्मोडियल फंक्शन की क्या होती है कि ये हमारी जो वैल्यूज़ देगा वो हमेशा 0 और 1 के बीच में देगा, तो इसलिए हम सिग्मोडियल फंक्शन का यूज़ करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल
कि हमारे पास लाइक आप एक थोड़ा इसे इधर ले जाते हैं हम, ठीक है, थोड़ा हम इसे इधर ले जाते हैं, ठीक है। लाइक हमने ये डेटा एक ग्राफ बनाया, हमारा जो सिग्मोडियल फंक्शन है उसकी वैल्यू, सिग्मोडियल फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा यहाँ से, ठीक है। 0 और 1 के, ये 0 है, ये क्या है हमारा 1 है, बीच में हमारा आता है यहाँ 0.5 मिड वैल्यू, ये हमने माना इसके, ये है हमारा z। तो सिग्मोडियल फंक्शन हमारा किस तरीके से वर्क करेगा, देखिए अगर z की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हमारा जो सिग्मोडियल फंक्शन होगा वो हमेशा जो वैल्यू देगा वो 0.5 से बड़ी वैल्यू देगा। पहली कंडीशन इसकी होती है। सेकंड कंडीशन क्या होती है कि अगर z ग्रेटर लेस देन 0 होगा तो वो हमेशा जो हमारी सिग्मोडियल फंक्शन की वैल्यू आएगी वो लेस देन 0 आएगी। ये दो चीज़ें होती हैं, वही अभी हम देखेंगे आगे, जो हम थ्रेशोल्ड की बात करेंगे वो यही है कि 0.5 से अगर z की वैल्यू ग्रेटर देन 0.0 होती है तो वो हमेशा जो हमारा सिग्मोडियल फंक्शन देगा वो 0.5 से अबव वैल्यू देगा, अदरवाइज 0.5 से हमें क्या देगा, बिलो वैल्यू देगा। क्लियर है? तो ये है हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब हम इसको इसकी जगह पहुंचा देते हैं क्योंकि हमने ये ग्राफ समझ लिया है। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये ग्राफ है क्या, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं हाउ डज इट वर्क, ये किस तरीके से हमारा काम करता है। लाइक द परसेप्ट्रॉन इट टेक इनपुट असाइन वेट कैलकुलेट द वेट सम, जैसे परसेप्ट्रॉन वर्क करता है, इनपुट और वेट की मल्टीप्लाई करता है, देन समीशन को फाइंड आउट करता है। सबसे पहले स्टेप यही इसका होता है। बट ये क्या करता है, जैसे मैंने आपको बताया, सिग्मोडियल फंक्शन का यूज़ करता है जो कि 1/1 प्लस e⁻−a0 प्लस a1x, ये होता है हमारा सिग्मोडियल फंक्शन। तो सिग्मोडियल फंक्शन का यूज़ करता है डेटा को क्लासीफाई करने के लिए, प्रिडिक्ट करने के लिए उनकी प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? If the probability is above threshold 0.5, it predict one class, otherwise 0 other class। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि z ग्रेटर देन 0, तो आप इसको याद रखें कि जब ऐसा होगा कि तो हमारे थ्रेशोल्ड की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, 0.5 से बड़ी होगी। क्लियर है? इट लर्न बाय टी वेकिंग वेट टू प्रिडिक्ट द प्रोबेबिलिटी मोर एक्यूरेट। ये क्या करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम परसेप्ट्रॉन में भी क्या कर रहे थे, वेट को एक्सचेंज कर रहे थे। अगर हमारा जो आउटपुट है वो हमारे अकॉर्डिंग प्रिडिक्टेबल नहीं आता तो हम वेट को क्या कर रहे थे, उनको सेपरेट कर रहे थे, W1 को W2 की जगह पहुंचा रहे थे, W2 को W4 की जगह पहुंचा रहे थे, ताकि जो हमारा प्रिडिक्शन है या जो हमारा आउटपुट है वो मोर एक्यूरेट हमारा आ सके। तो इसी तरीके से हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन में करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमारा होता क्या है। क्लियर है? अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा न्यूरल नेट्स। न्यूरल नेट्स क्या होता है? न्यूरल नेट्स आर द टाइप ऑफ मशीन लर्निंग इंस्पायर्ड बाय हाउ ह्यूमन ब्रेन वर्क। न्यूरल नेटवर्क को न्यूरल नेट्स बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म है। अगर आप इसमें कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है कि न्यूरल नेटवर्क और न्यूरल नेट्स एक ही है। अब न्यूरल नेटवर्क या न्यूरल नेट्स हमारा मशीन लर्निंग के अंदर जो बनाया गया है वो किससे इंस्पायर्ड होकर बनाया, हमारे ह्यूमन ब्रेन से। हमारे ह्यूमन ब्रेन पे एक्सियोम्स होते हैं, डेंड्रॉइड्स होते हैं, उनकी हेल्प से हमारी प्रोसेसिंग होती है। इसी तरीके से इसमें हम यूज़ तो करते हैं बट वो सब चीज़ें आर्टिफिशियल होती है। हम इसमें आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स का यूज़ करते हैं। हमारे ब्रेन के अंदर तो रियल न्यूरॉन्स हैं, बट न्यूरल नेटवर्क के अंदर हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स का यूज़ करते हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या कर पाते हैं, प्रोसेसिंग कर पाते हैं ह्यूमन ब्रेन की तरह। ह्यूमन ब्रेन हमारा क्या करता है, हाँ, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, चीज़ों को रिकॉग्नाइज करता है, अंडरस्टैंड करता है, स्पीच को प्रिडिक्ट करता है, पैटर्न्स, सभी जो भी सारे काम होते हैं वही हमारा ब्रेन करता है। कोई भी अगर हमारा ब्रेन वर्किंग नहीं हो तो हम कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से न्यूरल नेटवर्क के अंदर जो बनाया गया है, इसे इस लेवल का बनाया गया है कि वो ह्यूमन ब्रेन की तरह वर्क करे, देखकर चीज़ों को पहचान ले, प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले। जैसे मैं बोल रही हूँ तो उसको अंडरस्टैंड कर सके कि मैं क्या बोल रही हूँ। आप कुछ देख रहे हैं तो आप वो देखकर समझ सके कि आप क्या देख रहे हो। दैट इज़ ऑल अबाउट न्यूरल नेटवर्क। आई होप आपको क्लियर होगा। अब व्हाट इज़ अ न्यूरल नेटवर्क, अब ये देख लेते हैं। इतना तो आपको क्लियर है ना कि न्यूरल नेट्स हमारा है क्या। अब न्यूरल नेटवर्क देख लेते हैं कि न्यूरल नेटवर्क हमारा होता क्या है। ठीक है, अ न्यूरल नेटवर्क इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम इंस्पायर्ड बाय हाउ अ ब्रेन न्यूरॉन वर्क। न्यूरल नेटवर्क क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम है जो किससे इंस्पायर्ड है, ह्यूमन ब्रेन से, कि ह्यूमन ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, उससे इंस्पायर्ड है। आवर ब्रेन हैज़ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन कनेक्टेड टुगेदर। हमारे ब्रेन के अंदर ऐसा तो है नहीं कि एक दो ही न्यूरॉन्स हैं, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन के अंदर कनेक्टेड होते हैं, जिसके थ्रू हम प्रोसेस कर पाते हैं, चीज़ों को याद कर पाते हैं, रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। बट a neural network is made of artificial neurons connected through a layer।
हमारे ब्रेन के अंदर रियल न्यूरॉन्स होते हैं, बट न्यूरल नेटवर्क के अंदर हम आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स को बिल्ड किया है और उन्हें लेयर के अंदर कनेक्टेड किया है। ईच कनेक्शन हैज़ वेट लाइक इंपॉर्टेंस एंड न्यूरल लर्न बाय एडजस्टिंग देयर वेट। हर न्यूरॉन्स के पास उसका वेट होता है। वेट जो होता है ना, आप कहीं कभी भी देखोगे वेट क्या बताता है, उसकी इंपॉर्टेंस बताता है कि अगर न्यूरॉन N1 है, न्यूरॉन का वेट 6 है, N2 है जिसका वेट 10 है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसी हो जिसका न्यूरॉन का वेट ज़्यादा है। तो वेट ये बताता है कि उसे कितनी इंपॉर्टेंट है आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए, कितना उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा कि न्यूरल नेटवर्क हमारा होता क्या है। सिंपल न्यूरल नेटवर्क के अंदर हमारा 3 लेयर होती हैं, ये आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, पहला होता है हमारा इनपुट लेयर, देन हिडन लेयर और देन आउटपुट लेयर। इनपुट लेयर वो लेयर होती है जहाँ से हम क्या देते हैं, इनपुट देते हैं। हिडन लेयर के अंदर सारी प्रोसेसिंग होती है और ये बाहर से आउटसाइड से विजिबल नहीं होती, इसलिए इसका नाम हिडन लेयर है, क्योंकि आउटपुट लेयर से आप हिडन लेयर को नहीं देख सकते। इसमें क्या होता है, सारी प्रोसेसिंग पार्ट जो भी है, जो भी लॉजिकल पार्ट होता है, वो सब हिडन लेयर के अंदर होता है। देन प्रोसेस आउटपुट हम आउटपुट लेयर तक पहुंचा देते हैं और हमें आउटपुट दिख जाता है। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि हिडन लेयर, इनपुट लेयर एंड आउटपुट लेयर हमारी होती क्या है। इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर में क्या है, इसकी 3 लेयर है, इनपुट लेयर, हिडन लेयर एंड आउटपुट लेयर। इनपुट लेयर क्या होती है, इनपुट लेयर वो लेयर है जहाँ से हम इनपुट देते हैं, जहाँ से हम अपना डेटा देते हैं। हिडन लेयर क्या है, जो मैजिकल हैपन, जो प्रोसेसिंग हुई, स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जो भी लॉजिकल पार्ट हुआ, वो कहाँ होता है, हमारा हिडन लेयर के अंदर। आउटपुट लेयर जहाँ हमें फाइनल प्रेडिक्शन दिखता है कि हमारा जो मेल है वो स्पैम है या नहीं है, बट जो लॉजिक लगा स्पैम को चेक करने के लिए कि वो मेल स्पैम है या नहीं है, वो कहाँ होता है, वो सब होता है हमारा हिडन लेयर के अंदर। क्लियर है? और मैंने आपको बताया कि वो विजिबल हमारा नहीं होता है। की पार्ट्स क्या है न्यूरल नेटवर्क के, न्यूरॉन्स, वेट और एक्टिवेशन फंक्शन। न्यूरॉन्स मैंने आपको बताया बेसिक यूनिट है जो हमारी लिटिल कैलकुलेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। Each neurons take input pixel value in an image, process them and produce an output। आपको पता है न्यूरॉन क्या लेते हैं, इनपुट लेते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं और एक आउटपुट को प्रोड्यूस करते हैं। वेट क्या होता है, हर न्यूरॉन के साथ उसका वेट होता है जो ये बताता है कि इस न्यूरॉन का कितना कंट्रीब्यूशन है, कितनी इंपॉर्टेंस है उसकी आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट होता है एक्टिवेशन फंक्शन। एक्टिवेशन फंक्शन मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारा इनपुट होता है, वेट होता है, हम जब भी उसका सबमिशन करते हैं तो हम हमेशा उसको किसको देते हैं, एक्टिवेशन फंक्शन को देते हैं, जो डिसाइड करता है कि वो जो हमारा प्रेडिक्शन है वो ठीक है या नहीं है, या जो हमारा मेल है वो स्पैम है या नहीं है। दैट इज नोन एज एक्टिवेशन फंक्शन। वह इसके अंदर लिखा हुआ है। आफ्टर द न्यूरॉन कंबाइन इनपुट, वेट एंड बाइस, इट यूज एन एक्टिवेशन फंक्शन टू डिसाइड व्हाट टू आउटपुट। ये डिसाइड करता है कि आउटपुट क्या आएगा। दिस एड नॉन लीनियरली अलाउइंग द नेटवर्क टू लर्न कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। ये क्या करता है, अलाउ करता है कि वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी क्या करे, लर्न करे। क्लियर है? ये की पार्ट्स होता है हमारे न्यूरल नेटवर्क के। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा शैलो नेटवर्क कंप्यूटिंग। अब आप देखेंगे कि शैलो नेटवर्क कंप्यूटिंग क्या होता है या शैलो नेटवर्क कंप्यूट्स क्या होता है। तो अगर हम बात करें शैलो नेटवर्क कंप्यूट्स की, तो ये कुछ नहीं होता। ये क्या होता है कि ऐसा फंक्शन होता है जो मैप करता है इनपुट को आउटपुट से, सिंपल। बट इसमें एक कंडीशन है कि जब अब अभी हमने पढ़ा था कि इनपुट आउटपुट के बीच में हमारी एक हिडन लेयर होती है। अगर एक हिडन लेयर है जो शैलो नेटवर्क कंप्यूट्स होता है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हिडन लेयर कितनी होती है, एक। अगर एक से ज़्यादा हिडन लेयर होती है तो वो शैलो नेटवर्क कंप्यूट्स नहीं रहता, वो क्या हो जाता है, शैलो से क्या बन जाता है, डीप बन जाता है, डीप नेटवर्क कंप्यूट्स बन जाता है। क्लियर है? तो शैलो नेटवर्क कंप्यूट्स क्या है, एक ऐसा फंक्शन है जो मैप करता है इनपुट को आउटपुट से। क्लियर है? अब हम देख लेते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। अ शैलो नेटवर्क कंप्यूट्स अ फंक्शन दैट मैप एन इनपुट टू एन आउटपुट। इनपुट को आउटपुट से क्या करता है, मैप करता है। इट यूजेज अ सिंगल हिडन लेयर टू ट्रांसफॉर्म द इनपुट डेटा इनटू मोर यूजफुल रिप्रेजेंटेशन बिफोर प्रोड्यूसिंग द फाइनल आउटपुट। मैंने आपको बताया था हिडन लेयर क्या होती है, मिडिल में होती है, और इसके अंदर जो सारा लॉजिकल पार्ट, जो भी हमारी कैलकुलेशन लॉजिकल पार्ट होता है, वो सब हिडन लेयर के अंदर होता है। तो ये क्या है, ये इसलिए इसके अंदर जो एक सिंगल हिडन लेयर होती है जो क्या करते हैं, इनपुट डेटा को जब वो आउटपुट डेटा में ट्रांसफॉर्म करती है तो उसे अच्छे से अच्छा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं बाय यूजिंग द हिडन लेयर। क्लियर है? इन सिंपल टर्म हम कह सकते हैं, इट लर्न अ सेट ऑफ रूल्स टू मेक प्रिडिक्शन और क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द डेटा ट्रेन। और ये क्या करता है, इन सिंपल टर्म में हम बोल सकते हैं शैलो नेटवर्क कंप्यूट्स के अंदर क्या है, एक सेट ऑफ रूल्स हैं जो किस लिए हेल्प करते हैं, जो क्या करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं, ये क्लासिफिकेशन करते हैं डेटा का। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेल जो है हमारा स्पैम है कि नहीं है,
स्पैम है या नॉट स्पैम है, क्लासिफिकेशन। प्रिडिक्शन करना हमने सुपरवाइज लर्निंग में पढ़ा था कि उसको लोन देना है उस पर्सन को या नहीं, बेस्ड ऑन क्रेडिट स्कोर और उसकी इनकम के बेस पे। तो शैलो नेटवर्क कंप्यूट्स, आई होप आपको क्लियर होगा कि ये होता क्या है। अब व्हाट इट कैन डू, ये क्या क्या कर सकता है ये देख लेते हैं। A shallow network can solve a wide range of problem from simple to moderate complex। ये क्या करता है, शैलो नेटवर्क कंप्यूट्स के अंदर एक ही हिडन लेयर होता है, तो ऐसे नहीं है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सॉल्व करेगा। ये क्या करता है, उन प्रॉब्लम जो सिंपल प्रॉब्लम होती है, मॉडरेट होती हैं या जो थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, उन प्रॉब्लम को तो बहुत ईजिली सॉल्व कर देता है। बट जहाँ हमारी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ जाती है तो वहाँ हम शैलो नेटवर्क कंप्यूट्स का यूज़ नहीं करते, वहाँ हम किसका यूज़ करते हैं, डीप न्यूरल नेटवर्क का, जिसके अंदर एक से ज़्यादा हमारी क्या होती है, हिडन लेयर होती है। ठीक है, because of its single layer it generally good for tasks that do not require understanding highly intricate और hierarchical feature। मैंने जैसा आपको बताया कि ये इसके अंदर सिंगल हिडन लेयर है, तो जनरली ये किस चीज़ के लिए अच्छा होता है, ये उन टास्क के लिए अच्छा होता है जहाँ हमें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत नहीं है, जहाँ हमें बहुत लॉजिक की ज़रूरत नहीं है, जहाँ हमें मोर कॉम्प्लेक्सिटी की ज़रूरत, कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा नहीं है, जहाँ हमें हिरारिकल फीचर्स पे नहीं जाना। ठीक, क्लियर है, तो वहाँ हम इसका यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल शैलो नेटवर्क कंप्यूटर्स के बहुत एग्जाम्पल है, जैसे इमेज क्लासिफिकेशन की, ऑब्जेक्ट से उसे क्लासीफाई करना है, ये एप्पल है, मैंगो है, बनाना है। इमेज क्लासिफिकेशन के अंदर हम शैलो नेटवर्क कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं। स्पैम डिटेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि मेल स्पैम है या नहीं, उसके अंदर हम इसका यूज़ करते हैं। प्रिडिक्ट करना बेस्ड ऑन गिवन डेटा, की हाउस के प्राइस को हम प्रिडिक्ट करें किसके बेस पे, उसकी लोकेशन के बेस पे, उसके साइज़ के बेस पे, नंबर ऑफ रूम्स के बेस पे। क्लियर है, तो आई होप आपको क्लियर होगा कि शैलो नेटवर्क कंप्यूटर्स को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। अब अगर हम इसका डायग्राम रिप्रेजेंटेशन देखें तो सिंपल है, शैलो न्यूरल नेटवर्क का तो सिंपल है, एक इनपुट लेयर हो गई, एक हिडन लेयर हो गई और ये क्या हो गई, हमारी आउटपुट लेयर होगी। जो हिडन लेयर है इसके अंदर ही सारे फीचर्स को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो लॉजिकल पार्ट, जो भी सब चीज़ें होती हैं वो हमारी किसके अंदर होती है, हिडन लेयर के अंदर। बट अगर हम डीप न्यूरल नेटवर्क की बात करें तो डीप न्यूरल नेटवर्क के अंदर एक से ज़्यादा हमारी हिडन लेयर होती हैं, कितनी भी हो सकते हैं, 2 3 4, बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम के कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे हम उसमें हिडन लेयर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, और वो शैलो नेटवर्क से किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा डीप न्यूरल नेटवर्क में। आई होप आपको क्लियर होगा कि ये होता क्या है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा लॉस फंक्शन। लॉस फंक्शन होता क्या है या लॉस फंक्शन हमारा है क्या। टेकिंग एन एग्जाम्पल, लॉस फंक्शन को हम पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि हमारी एक ऑटोमेटिक कार है, ऑटोमेटिक जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार, या हम बोल सकते हैं कि सेल्फ ड्राइविंग कार। ठीक है, सेल्फ ड्राइविंग कार। अब सेल्फ ड्राइविंग कार है, क्लियर है, फॉर एग्जाम्पल ये कार है, थोड़ा ऐसी बना दी है, ठीक है, तो सेल्फ ड्राइविंग कार है। तो सेल्फ ड्राइविंग कार में कुछ फीचर्स होते हैं कि अगर कोई ऑब्स्टिकल आया तो तुम्हें इतनी डिग्री मूव करना है, रेड लाइट हो गई तो आपको स्टॉप होना है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग है तो आपको स्टॉप होना है, बराबर से किस तरीके से टर्न लेना है, सब चीज़ें उसमें ऑटोमेटिकली रूल होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वो एक्शन लेता है। अब क्या हुआ कि ये कार जा रही है, ऑटोमेटिक कार, यहाँ क्या एक ऑब्स्टिकल आया, तब उसे पता है कि अगर ऑब्स्टिकल आया तो मुझे क्या करना है, 60 डिग्री मूव करना है। ठीक है, कितना करना था, 60 डिग्री मूव, ताकि वो उस ऑब्स्टिकल से ना टकराए या जहां वो मूव करे वहां कोई और ऑब्स्टिकल ना हो। 60 डिग्री मूव करना था, बट इसने क्या करा, 60 की जगह क्या कर दिया, 40 डिग्री मूव कर दिया। करना कितना था, 60, किया कितना, 40, जो इनका 60 माइनस 40, तो जो 20 डिग्री है ये क्या है, इसका लॉस फंक्शन, कि कितना गलत उसने प्रिडिक्ट किया, दैट इज नोन एज लॉस फंक्शन। करना 60 था, किया 40, तो जो उनके बीच का डिफरेंस हुआ उसको हम बोलते हैं लॉस फंक्शन। लॉस फंक्शन ये बताता है कि कोई भी हमारा नेटवर्क या कोई भी हमारा जो भी हमारा सिस्टम होता है, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार है, तो सेल्फ ड्राइविंग कार ने कितना गलत प्रिडिक्ट किया, कितना गलत प्रिडिक्ट किया, 20 डिग्री। करना 60 था, किया कितना, 40। क्लियर है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि लॉस फंक्शन हमारा होता क्या है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। अ लॉस फंक्शन टेल अस हाउ रॉन्ग द नेटवर्क प्रिडिक्ट इज कंपेयर टू द करेक्ट आंसर। लॉस फंक्शन हमें ये बताता है कि कितना गलत प्रिडिक्ट किया है बेस्ड ऑन करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हमें पता होता है कि करेक्ट 60 आना है, किया कितना है, 40, तो कितना गलत हुआ हमारा, 20। दैट इज नोन एज लॉस फंक्शन। ये एक तरीके से क्या है, टीचर का जो रेड पेन होता है वो भी तो मिस्टेक्स को देता है, कि टीचर जब चेक करता है वो देखता है हाँ मिस्टेक है तो वो सर्कल कर देता है हाँ मिस्टेक है, तो ये उसी की तरह वर्क करता है, जो क्या करता है, जो भी लॉसेज होते हैं, जो भी हमारे एरर्स होते हैं उनको फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करता है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अब हमें पता चल गया कि यहाँ ही हमारी मिस्टेक करा है, कितनी डिग्री, 20 डिग्री, तो हम इसको ट्रेन कर सकते हैं, इस एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं।
क्लियर है ना। अब मिनिमाइज, अगर आप किसी एरर को मिनिमाइज करें तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ना कि एरर उसमें आ कितना रहा है, या जो हमारा प्रिडिक्शन है वो कितना गलत हो रहा है। तो वो हमें कौन बता रहा है? लॉस फंक्शन बता रहा है। द गोल ऑफ ट्रेनिंग इज टू मेक द लॉस एज स्मॉल एज पॉसिबल। जैसे मैंने आपको बताया कि हम इसका यूज़ किस लिए करते हैं लॉस फंक्शन का, ताकि हम अपने मॉडल को ट्रेन कर सके उसके एरर के बेस पे, कि अगर ये 10% एरर कर रहा है या 10 डिग्री एरर कर रहा है, तो हम 10 डिग्री के बेस पे उसको बता सके, लर्न करा सके कि नहीं 40 नहीं करना, आपको 60 ही करना है। वहाँ ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन हम लगा सके, ताकि जो हमारा एरर है वो क्या हो सके, मिनिमाइज हो सके, स्मॉल से स्मॉल हो सके। आई होप आपको क्लियर होगा कि लॉस फंक्शन हमारा होता क्या है। अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू याद रखोगे तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रहेगी। अब देख लेते हैं हाउ लॉस फंक्शन वर्क इन ट्रेनिंग। अब किस तरीके से लॉस फंक्शन हमारा वर्क करता है किसी मॉडल को ट्रेन करने के लिए। ठीक है, अब हम ट्रेन करें एक न्यूरल नेटवर्क को। आर नेटवर्क मेक अ प्रिडिक्शन, दिस इज कैट। अब हमें एक पिक्चर दिखानी है नेटवर्क को या मॉडल को जिसको हम ट्रेन कर रहे हैं, तो उसे ये प्रिडिक्ट करना है कि ये जो सामने है ये कैट है। ठीक है, ये सामने क्या है? कैट है। तो उसको वो प्रिडिक्ट कराना है। द लॉस फंक्शन कंपेयर द प्रिडिक्शन टू द ट्रू वैल्यू, ट्रू आंसर। लॉस फंक्शन क्या करेगा? जो उसने प्रिडिक्ट किया और जो एक्चुअल आंसर आना था वो देखेगा कि उसके बीच में कितना डिफरेंस है। अब उसने डिफरेंस को कैलकुलेट किया तो डिफरेंस पता चला कि 0.5 यूनिट का वो क्या आ रहा है, उसमें एरर आ रहा है। लॉस फंक्शन ने कैलकुलेट किया कि 0.5 जो है वो गलत आंसर बता रहा है। क्लियर है? तो न्यूरल नेटवर्क, तो हमारा लॉस फंक्शन की हेल्प से हम किस तरीके से ट्रेन करेंगे? The network uses this score to adjust its weight via backpropagation and gradient descent to reduce the loss next time. अब अभी हम आगे पढ़ेंगे बैक प्रोपोगेशन, ग्रेडिएंट डिसेंट, स्टैटिक ग्रेडिएंट डिसेंट, इनके बारे में अभी हम आगे टॉपिक्स में पढ़ेंगे। तो इनके हेल्प से हम क्या करते हैं? वेट को एडजस्ट करते हैं, ताकि जो हमारा एरर है वो क्या हो सके? मिनिमाइज हो सके, कम से कम हो सके। 0.4 को हम कोशिश करते हैं ज़ीरो बनाने की, कि हमारा जो एरर है वो क्या हो जाए? ज़ीरो हो जाए। तो इस तरीके से हमारा लॉस फंक्शन वर्क करता है ट्रेनिंग के अंदर। आई होप आपको क्लियर होगा। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर हम टाइप ऑफ लॉस फंक्शन की बात करें तो हमारा पहला आता है रिग्रेशन के बेस पे, प्रिडिक्टिंग नंबर। पहला आता है मीन स्क्वायर एरर, MSE। तो 1 इज एन समीशन ऑफ y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। y क्या है? करेक्ट, कितना? लाइक 60 माइनस 40 है ना, तो 60 क्या है हमारा? y बार क्या है हमारा? 40। सिंपल, उसका स्क्वायर करते हैं देन हम कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है स्क्वायर द एरर सो बिग मिस्टेक आर पनिश्ड मोर। इससे हमें क्या पता चल जाएगा? उसका भी हम स्क्वायर कर रहे हैं, तो हमें जो स्क्वायर द वैल्यू मिलेगी वो उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? अपने मिस्टेक्स को, एरर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। एब्सोल्यूट एरर में सिर्फ हमारा क्या, स्क्वायर की जगह क्या आ जाता है? मोड आ जाता है। क्लियर है? ये एब्सोल्यूट डिफरेंस को बताता है। तो ये फॉर्मूले आपको, ये तो थोड़ा मैथमेटिकल, आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, याद ही करने हैं। ठीक है, ह्यूबर्स लॉ, ये ह्यूबर्स लॉज क्या है? MSE और MAE का जो एडवांटेजेस थी उनको मिक्स कर दिया, उनको कंबाइन कर दिया और ह्यूबर्स लॉ हमारा बन गया। क्लियर है? गुड व्हेन यू वांट स्टेबिलिटी विद सम आउटलायर्स। आप चाहते हो कि आउटलायर्स के बीच में स्टेबिलिटी रहे तो आप ह्यूबर्स लॉ को यूज़ करते हो। क्लियर है? ये स्मॉल एरर्स का स्क्वायर भी करेगा, एब्सोल्यूट एरर्स को भी फाइंड करेगा, तो थोड़ा ये बेटर वे है इन कंपैरिजन टू MSE एंड MAE। क्लियर है? तो ये तो मैथमेटिकली आपको पता होने चाहिए। अगर ये आता है तो आपको थोड़ा बहुत लिखने के लिए होना चाहिए ना भाई, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। लॉस फंक्शन अभी हमने रिग्रेशन के बेस पे देखा, तब हम क्लासिफिकेशन के बेस पे देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन में पहला आता है बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी का मतलब क्या? बाइनरी का मतलब क्या होता है कि दो वैल्यू, या तो 0 या 1, या तो ट्रू या हमारा फॉल्स, यही तो होता है। तो बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी क्या है? किसी भी, अगर हमें कैटेगराइज करना है बेस्ड ऑन येस और नो, तो हम बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी का यूज़ करते हैं। बेस्ट एग्जांपल है हमारा स्पैम डिटेक्शन लाइक मेल को मुझे चेक करना है कि मेल मेरा स्पैम है या नहीं, तो येस और नो, तो 0 या 1 में ही आंसर आएगा, तो वहाँ मैं कौन सा यूज़ करूँगी? बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। क्लियर है? डॉग है या कैट है, तो ये क्या है? बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। नेक्स्ट है कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। कैटेगोरिकल यानी कैटेगरी में डिवाइड करना, कि ये एनिमल है, ये फ्रूट है, ये हमारी ह्यूमंस हैं, ये मेरी इंग्लिश की बुक है, ये मेरी मैथ्स की बुक है। तो कैटेगोरिकल डेटा पे हम काम कर रहे हैं, जहाँ हमारी बहुत सारी क्लासेस होती हैं। अगर हमें इसके बेस पे क्लासीफाई करना है तो हम किसका यूज़ करते हैं? कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी का। क्लियर है? यूज व्हेन वी हैव मोर देन 2 क्लासेस। जब हमारे पास 2 से ज़्यादा क्लासेस होती हैं तो हम कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी का यूज़ करते हैं। 2 है तो बाइनरी का यूज़ करेंगे, 2 से ज़्यादा हुई तो तुरंत हम किसका यूज़ करेंगे?
कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपिकल, लाइक जैसे कैट, डॉग, हॉर्स। अब इनका क्लासिफिकेशन करना हम किसके बेस पे करना है, क्या क्या उसके इनपुट्स हैं, तो वो सब चीज़ें हमारे पास गिवन होती हैं। ठीक है, थर्ड है आपका हिंज लॉस। ये किसको यूज़ करता है, एसवीएम, जो अभी हम पढ़े हैं सपोर्ट वेक्टर मशीन, अभी हम ऊपर पढ़े थे ना एसवीएम, तो वो उसका यूज़ करता है क्लासिफिकेशन के लिए, बाइनरी क्लासिफिकेशन विद मार्जिन। एसवीएम अभी हम जो पढ़े थे, तो हिंज लॉस उसका यूज़ करता है। आई होप आपको क्लियर होगा कि लॉस फंक्शन हमारा होता क्या है, बेस्ड ऑन रिग्रेशन एंड बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन। उसमें हमारे कितने हमारे पास उसके टाइप्स होते हैं, कितने हमारे मेजरमेंट होते हैं कि हम किस तरीके से उसको मेजर कर सकते हैं या क्लासीफाई कर सकते हैं, कितने हमारे पास टाइप हैं उसके। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा बैक प्रोपोगेशन। अब बैक प्रोपोगेशन है क्या, अभी हमने पढ़ा था कि अगर हम इनपुट से, फॉर एग्जाम्पल हम इनपुट से हिडन लेयर से आउटपुट तक जा रहे हैं, क्लियर है, इनपुट हमें गिवन है, हिडन लेयर पे लॉजिकली जो भी हो रहा है वर्किंग सारी वहाँ हो रही है, देन हमारा आउटपुट आ रहा है। हमारा एक्चुअल आउटपुट आना चाहिए था, टेकिंग एन एग्जांपल, मेरा एक्चुअल आउटपुट आना चाहिए था 0.5, जो मुझे पहले से ही प्री डिफाइन है कि मेरा जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 0.5 आएगा। बट जैसे मैंने इनपुट लिया, कैलकुलेशन करी, तो मेरा आउटपुट 0.5 नहीं आया, मेरा आउटपुट क्या आया, 0.7 आया। ठीक है, 0.7 आया। तो क्या मेरा जो आउटपुट है वो करेक्ट आया, नहीं, मेरा आउटपुट तो 0.5 आना था, बट क्या है, 0.5 आया है, 0.7 आया है। तो क्या हुआ, यहाँ मेरा आ गया एरर। अब मुझे क्या करना है, इस एरर को मिनिमाइज करना है। जब मैं एरर निकालूंगी तो मैं 0.7 माइनस 0.5, तो मेरा 0.2 का क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। तो मुझे इस 0.2 के एरर को मुझे क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो उसके लिए मैं किसका यूज़ करूंगी, बैक प्रोपोगेशन का। बैक प्रोपोगेशन एक कोर एल्गोरिथम है जो हम यूज़ करते हैं न्यूरल नेटवर्क के अंदर। किस चीज़ को मिनिमाइज करने के लिए, हम मिनिमाइज करते हैं इसके अंदर एरर्स, जो भी एरर्स आते हैं हमारा आउटपुट लेयर पे, उसको मिनिमाइज करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब किस तरीके से वो मिनिमाइज करता है, क्या क्राइटेरिया होता है, अभी तो हम पढ़ता रहे मिनिमाइज करता है, बट क्या क्राइटेरिया होता है, क्या वर्किंग रूल होता है जिसकी हेल्प से वो क्या करता है, मिनिमाइज करता है। अब वो हम इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे, फिर प्रॉपर इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, क्लियर है। टेकिंग एन एग्जाम्पल, लाइक मेरे पास ये पूरा है बैक प्रोपोगेशन के लिए, ठीक है, पहले मेरे पास इनपुट लेयर है, देन हिडन लेयर है, देन मेरा आउटपुट लेयर है। मैं आउटपुट लेयर तक पूरा हमारा हुआ, तो मैंने देखा कि आउटपुट लेयर में मेरा क्या आ रहा है, 0.2 का मेरा क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। आपको पता है कि जब इनपुट लेयर जाती है तो यहाँ इसके साथ वेट होता है, इसका कुछ ना कुछ वेट होता है, जो कि हम अभी पढ़ चुके हैं। तो क्या होगा, ये क्या करेगा, आउटपुट लेयर से बैक प्रोपोगेट करेगा। बैक प्रोपोगेट करने का मतलब है कि आउटपुट लेयर से देन वो हिडन लेयर पर जाएगा, चेक करेगा कि कौन से जो मेरी हिडन लेयर है, कहाँ मेरा आउटपुट आ रहा है, किस वेट की वजह से मेरा आउटपुट आ रहा है। तो वो क्या करेगा, लाइक ये वेट, ये जो वेट्स हैं मेरे, इनको क्या करेगा, वैल्यू को इंक्रीज करेगा, कुछ की वैल्यू को डिक्रीज करेगा, कुछ को एडजस्ट करेगा, कुछ को इधर उधर करेगा, उनकी पोजीशन चेंज करेगा, ताकि क्या हो सके, जो मेरा 0.2 एरर आ रहा है वो क्या हो सके, 0 बन सके। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बैक प्रोपोगेशन। आई होप आपको थोड़ा तो आइडिया हो गया होगा कि बैक प्रोपोगेशन का जो कोर कॉन्सेप्ट है वो है क्या। अगर हम थ्योरेटिकल पार्ट की बात करें तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, पहले मैं वो आपको समझा देती हूँ, देन हम क्या करेंगे, इसको प्रॉपर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। बैक प्रोपोगेशन इज अ कोर एल्गोरिथम यूज टू ट्रेन न्यूरल नेटवर्क। बैक प्रोपोगेशन क्या है, एक कोर एल्गोरिथम है जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करते हैं। It is the process by which a network learns from its mistake by systematically adjusting the internal parameter or weight to reduce the error in the predictions. जो उसने predict किया उसके अंदर errors आए, तो वो क्या करेगा, एक systematical way है जिसकी हेल्प से वो क्या करेगा, उस एरर को मिनिमाइज करेगा, उस एरर को ख़त्म करेगा, उस एरर को रिड्यूस करेगा। तो वो क्या करेगा, जो भी पिछले मेरे वेट्स हैं, वेट के ऊपर ये वर्क करता है, जो भी मेरे वेट है उनको एडजस्ट करेगा, ठीक है, जो मेरे नोट्स के साथ जिस पे वेट जा रहा है उनको वेट को एडजस्ट करेगा, कुछ को इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, पोजीशन चेंज करेगा। बट उसका मेन फोकस क्या होगा, उसका मेन फोकस होगा कि जो मेरा ये 0.2 का एरर आ रहा है वो क्या बन जाए, 0 बन जाए, उसी के ऊपर वो वर्क करता है, क्लियर है। अब इसके अंदर दो चीज़ आते हैं, फॉरवर्ड बाइस एंड बैकवर्ड बाइस, फॉरवर्ड पास एंड बैकवर्ड पास। फॉरवर्ड पास का मतलब क्या है, इनपुट लेयर, हिडन लेयर, देन आउटपुट लेयर, दैट इज नोन एज फॉरवर्ड पास, आप सीधे जा रहे हैं। क्या है बैकवर्ड पास का मतलब क्या है, आउटपुट लेयर से आप इनपुट लेयर की तरफ आ रहे हैं। जब आपको पता चल गया कि आउटपुट लेयर में आपका 0.2 का एरर आ रहा है, तो आउटपुट लेयर से आप दोबारा से पीछे जा रहे हो, बैकवर्ड जा रहे हो, ऐसे ऐसे जा रहे हो ना, बैकवर्ड जा रहे हो, इनपुट लेयर, हिडन लेयर, आउटपुट लेयर,
तो आप क्या जा रहे हो, आउटपुट लेयर से वापस जा रहे हो, बैक जा रहे हो, दैट इज नोन एज बैक पास। क्लियर है। इनपुट लेयर से जब हम आउटपुट लेयर की तरफ जाते हैं सीधे, यानी फॉरवर्ड की तरफ जाते हैं, दैट इज नोन एज फॉरवर्ड पास। आउटपुट से इनपुट की तरफ जाते हैं, दैट इज नोन एज बैकवर्ड पास। इसके अंदर प्रॉपर स्टेप्स होते हैं जिसके अंदर हम मिनिमाइज करते हैं। फॉरवर्ड पास में हमें पता चलता है, फॉरवर्ड पास जो है इसके अंदर हमें पता चलता है कि हमारा जो एरर है वो कितना है। क्यों पता चलेगा, क्योंकि हम इनपुट लेयर से कहाँ जा रहे हैं, हिडन लेयर, देन आउटपुट लेयर। तो जब हम आउटपुट लेयर तक पहुँचेंगे तो सीधा फॉरवर्ड जा रहे हैं, तो यहाँ हमें पता चलता है कि जो हमारा आउटपुट में एरर है वो कितना है। जो 0.2 एरर आ रहा है वो मुझे फॉरवर्ड पास में ही तो पता चला। और बैकवर्ड पास में हम क्या करते हैं, उस एरर को मिनिमाइज करते हैं, उस एरर को रिड्यूस करते हैं। क्योंकि हम कहाँ जाते हैं, यहाँ हमें एरर पता चल गया आउटपुट पे, तो हम कहाँ जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं, बैकवर्ड जा रहे हैं, ताकि उस एरर को रिड्यूस कर सकें या मिनिमाइज कर सकें। दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड पास। क्लियर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि फॉरवर्ड पास एंड बैकवर्ड पास हमारा होता क्या है। अब हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं कि बैक प्रोपोगेशन का हम थ्योरी पार्ट तो पढ़ लें, बट यहाँ हम देखेंगे इसका इम्प्लीमेंटेशन। क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन 2022-23 में जो AK2 में पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि एक्सप्लेन बैक प्रोपोगेशन विद एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम तो आप जब भी लिख पाओगे जब आपको इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो क्लियर होगा। तो इसमें हम देखेंगे इसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन। टेकिंग एन एग्जाम्पल, हमारे पास ये पूरा न्यूरल नेटवर्क गिवन है जिसके अंदर हमारी ये क्या है, इनपुट लेयर है, ये हमारी हिडन लेयर है और ये हमारी आउटपुट लेयर है। हर इनपुट लेयर के हमें जो वैल्यूज़ है वो x1 और x2 वो गिवन है। जो हमारी सारी एजेस है उनका कुछ ना कुछ वेट होता है, आपको पता ही है, तो वेट भी इनके सबके साथ गिवन है। और यहाँ हमारे पास प्रिडिक्टेड आउटपुट, यानी जब आप कैलकुलेशन करोगे उसके बाद जो आपका आउटपुट आएगा वो भी हमें गिवन है, जो कि क्या है 0.5। आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि बैक प्रोपोगेशन हम जब करते हैं जब हमारा एक्चुअल आउटपुट जो आना चाहिए वो नहीं आता, जो उनके बीच का डिफरेंस है, जहाँ हमारे पास एरर आता है जब हम बैक प्रोपोगेट करते हैं। तो इसमें दो मैंने आपको चीज़ें बताई थी, एक फॉरवर्ड एक बैकवर्ड पास। तो सबसे पहले हम फॉरवर्ड पास करते हैं। फॉरवर्ड पास का मतलब क्या है कि पहले इनपुट लेयर, देन हिडन लेयर, देन आउटपुट लेयर। आप पहले आउटपुट को फाइंड करोगे कि इन वेट के अकॉर्डिंग और इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग आपका आउटपुट क्या आया है। अगर आपका आउटपुट 0.5 आता है तो ठीक है, आपको बैकवर्ड पास जो है उसके करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपका आउटपुट 0.5 नहीं आता तो फिर आप क्या करोगे, बैकवर्ड पास करोगे। तो पहला स्टेप क्या है, आपको फॉरवर्ड पास करना है। तो फॉरवर्ड पास करने के लिए हमें यहाँ कैलकुलेशन करने पड़ते हैं, प्रॉपर इनकी वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी कि इनका आउटपुट क्या आएगा। क्लियर है। तो यहाँ जब भी हम नोट्स के ऊपर बात करते हैं तो यहाँ दो चीज़ें होती है, इन और आउट। यानी H1 का अगर हम निकालेंगे तो H1 इन H1 आउट। H1 इन का मतलब क्या है कि ये जो हमारे वेट हैं ये H1 को, जो हमारी हिडन लेयर है उस पर इनपुट क्या पहुँचा रहे हैं। H आउट जब हम निकालेंगे तो H आउट का मतलब ये है कि हिडन लेयर से जो इन वेट है उसका आउटपुट क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब ये है। क्लियर है। वो हम निकालेंगे, जो H आउट निकालते हैं उसका फॉर्मूला है हमारे सिग्मोडियल फंक्शन का जो हम पढ़े हैं। तो सिग्मोडियल फंक्शन के हेल्प से हम H आउट निकालते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टारगेट है x1 और x2 की वैल्यूज़ हमें गिवन है, तो मैं वहाँ हमें कुछ नहीं करना जहाँ हमें वैल्यूज़ गिवन है, हमें स्टार्ट करना अपने हिडन लेयर से। ठीक है। अब हिडन लेयर H1 की बात करें, ठीक है, हिडन लेयर की पहले हम बात करें क्योंकि हमारे जो इनपुट्स हैं वो हमें ऑलरेडी गिवन है। तो हिडन लेयर में हम बात कर रहे हैं अपना पहले H1 की। क्लियर है। तो पहले हम बात करें H1 की। तो H1 पे हम निकालेंगे H इन कि जो ये वेट है इनके अकॉर्डिंग मेरा जो H1 है इस पर क्या इनपुट प्रोड्यूस हो रहा है या क्या इनपुट आ रहा है। तो इसका सिंपल फार्मूला क्या है, इनकमिंग एजेस, जो H1 की तरफ एजेस जा रही हैं वो कौन कौन सी हैं, एक x1 जा रही है, एक x2 जा रही है। तो x1 इंटू उसका वेट, x1 के साथ कौन सा वेट जा रहा है, W1, प्लस समीशन कर दीजिए जो दूसरी एज जा रही है, दूसरी एज क्या है, ये W3, तो x2 इंटू W3। क्लियर है। इस तरीके से आप H निकालोगे। अब इसमें वैल्यूज़ रखो, x1 की वैल्यू आपको गिवन है 0.35, W1 की वैल्यू क्या है 0.2, प्लस x2 की वैल्यू क्या है 0.7, इंटू W3 की वैल्यू क्या है आपकी 0.2। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यह आएगा 0.21। क्लियर है। H इन निकाला, यानी इन वेट की वजह से जो है इनपुट प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या है 0.21। अब आउटपुट देखना है कि H आउट हमारा क्या आ रहा है। H आउट निकालने के लिए मैंने आपको बताया सिग्मोडियल फंक्शन का हम यूज़ करते हैं जिसका फॉर्मूला है 1/1 प्लस ई की पावर माइनस H इन। ठीक है, 1/1 प्लस ई की पावर माइनस 0.21। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी
0.56। अब एच इन पता चल गया, एच आउट पता चल गया। अब हम निकालेंगे तो हमने H1 के लिए किया, H1 के लिए हमें पता चल गया कि क्या क्या हमारी वैल्यूज़ आई हैं। क्लियर है। अब हम करेंगे H2 के लिए। क्लियर है ना, H2 के लिए करेंगे। अब ये 0.57 आएगा, लाइक 0.56 या अप्रॉक्स 0.57। क्लियर है, या 0.57 मान लेते हैं, ठीक है। तो एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ हम मान लेते हैं H1 का हमारा क्या आया आउटपुट, Y3 मान लेते हैं, Y3 जो कि हमारा आउटपुट आया 0.57। हमने यहाँ मेंशन कर दिया, लिख दिया, ताकि हमें आगे प्रॉब्लम ना हो। अब हम करेंगे हिडन 1 के लिए, जो हमारी सेकेंड लेयर है, हिडन लेयर में जो सेकेंड नोड है H2 के लिए। H2 के लिए जब हम HN निकालेंगे तो हम देखेंगे वहाँ हमारी कौन कौन सी इनकमिंग एजेस हैं। तो कौन सी x1 इंटू W2 एंड x2 इंटू W4। तो जस्ट आप लिख दो, क्या लिखोगे आप, x1 इंटू W2 प्लस x2 इंटू W4, यही तो है। x1 इंटू W2 इंटू x2 इंटू W4, क्योंकि ये दोनों ही इनकमिंग एजेस हैं। अब जस्ट इनके आप वैल्यूज़ रखोगे तो ये क्या है, x1 की वैल्यूज़ क्या है 0.35, W2 की क्या है 0.3 प्लस x2 की क्या है 0.7 एंड W4 की क्या है हमारी 0.3। तो जब आप वैल्यू रखोगे तो कैलकुलेट करोगे तो 0.315 इसका आंसर आएगा। अब इसके लिए आप निकालोगे एच आउट कैसे निकालोगे, सिग्मोडियल फंक्शन 1/1 प्लस ई की पावर माइनस एच इन। तो 1/1 प्लस ई की पावर माइनस 0.315। जैसे आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 0.59 आपका क्या आएगा, यहाँ से आउटपुट आएगा। तो यहाँ हमें H2 का भी पता चल गया, H2 का जो आउटपुट आ रहा है Y4 वो क्या हमारा 0.59। ये अभी हम फॉरवर्ड पास कर रहे हैं। अब ये जो हमारा हिडन लेयर का ये 0.57 0.59 आउटपुट आया है, वो O3 यानी जो हमारी आउटपुट लेयर है उसके लिए हमारा क्या काम करेगा, इनपुट की तरह काम करेगा। जैसे यहाँ x1 काम कर रहा था, अब यहाँ इन वेट के साथ हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, Y3 और Y4 की, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं आउटपुट लेयर के लिए इनपुट का काम कर रहे हैं। क्लियर है, ये चीज़ तो क्लियर है ना। सिमिलरली अब हमें क्या निकालना है, आउटपुट के लिए निकालना है कि आउटपुट लेयर पे जो हमारा आउटपुट है वो क्या आ रहा है। क्लियर है। अब उसके लिए भी हम क्या निकालेंगे, आउटपुट इन निकालेंगे। वो क्या आएगा हमारा इनकमिंग एजेस, कौन कौन से, W5 एंड W6। तो W5 इंटू Y3 प्लस W6 इंटू Y4, सिंपल यही तो आएगा, W5 इंटू Y3 प्लस W6 इंटू Y4। अब आप वैल्यूज़ रखोगे तो वैल्यूज़ आपकी क्या आएंगी, 0.57 इंटू 0.3 प्लस 0.9 इंटू 0.59। जैसे आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी 0.702 अप्रॉक्स। क्लियर है। अब O इन निकाल लिया, O आउट से हमें आउटपुट पता चलेगा, ठीक है, O3 आउट से। तो वो सिग्मोडियल फंक्शन सिंपल 1 प्लस ई की पावर माइनस एच O इन, ठीक है, 1/1 प्लस ई की पावर माइनस 0.702। तो यहाँ हमारा आउटपुट क्या आएगा, 0.67। अब हमारे यहाँ तक फॉरवर्ड पास जो था वो हमारा यहाँ फिनिश हो गया। तो हमारा फॉरवर्ड पास में हमने पहले इनपुट लेयर से हिडन लेयर गए, हिडन लेयर के अप्रॉक्स हमने वो आउट निकाला कि इसका आउटपुट क्या है, फिर हमने उसकी हेल्प से जो हमारा लास्ट आउटपुट लेयर है उसका आउटपुट निकाला। हमारे अकॉर्डिंग आउटपुट आया 0.67, जबकि आउटपुट क्या आना चाहिए था 0.5। तो इसका मतलब यहाँ क्या आया है, हमारा एरर आया। तो जब आप एरर को कैलकुलेट करेंगे किस तरीके से करेंगे, अभी यहाँ तक हमारा फॉरवर्ड पास ही चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, एरर को कैलकुलेट करेंगे। एरर को कैलकुलेट करने के लिए वाई टारगेट, जो हमारा टारगेट था वो क्या था, और हमारा जो आया है वो क्या है, Y5 ही है ना जो हमने यहाँ माना है, Y3 Y4 Y5 हमारा क्या आया है 0.67। क्लियर है ना। अब हम निकालेंगे, जब आप वैल्यूज़ निकालेंगे तो हमारा टारगेट क्या था 0.5 और हमारी खुद की वैल्यूज़ क्या है 0.67। तो इसका मतलब एरर जो आया है वो क्या है हमारा 0.17, माइनस का 0.17 का एरर आया हमारे कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन का मतलब क्या है कि जो हमारी वैल्यूज़ हैं उन्हें हमें कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा इस वेट को ज़ीरो पहुंचाने के लिए, इस वेट को मिनिमाइज़ करने के लिए। जब तक ये वेट हमारा मिनिमाइज़ नहीं होगा, जब तक हम बैकवर्ड पास फॉरवर्ड पास ये टेक्निक को अप्लाई करते रहेंगे। क्लियर है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार हमें करना है, एक बार में अगर आपका वैल्यू डिक्रीज़ नहीं होती तो आप दोबारा करते हो, दोबारा नहीं होती तो थर्ड टाइम करते हो। क्लियर है। तो ये यहाँ तक हमारा हो गया फॉरवर्ड पास।
अब नेक्स्ट आता है आपका बैकवर्ड पास। बैकवर्ड पास से आप क्या करते हो, फॉरवर्ड पास में आप इनपुट से हिडन गए, हिडन से आउटपुट गए, ये तो फॉरवर्ड पास। अब आप बैकवर्ड पास से जा रहे हो तो यहाँ आउटपुट लेयर पे रहोगे पहला, फिर आउटपुट से हिडन जाओगे, फिर हिडन से इनपुट जाओगे। क्लियर है? अब इसको परफॉर्म करने से पहले आपको कुछ इसके फॉर्मूले पता होने चाहिए। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं वेट चेंज। ठीक है, वेट चेंज हम बाद में भी कैलकुलेट कर लेते हैं या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो वो क्या होता है, डेल डब्ल्यू इक्वल टू ईटा इंटू डेल जे इंटू ओ जे। ईटा का मतलब क्या है, लर्निंग रेट। लर्निंग रेट अगर गिवन होता है तो ठीक है, वरना मैक्सिमम टाइम आप लर्निंग रेट 1 ही लेंगे। लर्निंग रेट या तो आपका 0 रहता है या आपका 1 रहता है, इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं रहती। डेल जे क्या है आपका एरर की नेक्स्ट न्यूरॉन्स पे क्या एरर है, ओ जे क्या है आउटपुट की, जो जिस नोड पे आप खड़े हो उसका आउटपुट क्या है। क्लियर है? देन उसके बाद जब हम बैक प्रोपोगेट करते हैं तो सबसे पहले हमारी लेयर कौन सी आती है, आउटपुट लेयर। इधर की साइड से जब चलेंगे तो सबसे पहले लेयर कौन सी आएगी, आउटपुट लेयर। तो सबसे पहले वो आउटपुट लेयर पे जो न्यूरॉन है उसका एरर निकालते हैं कि उस पर एरर कितना आया है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, डेल आउट इक्वल टू वाई इंटू वाई माइनस 1 टारगेट माइनस वाई। वाई क्या है, ये आउटपुट न्यूरॉन, जो न्यूरॉन पे आप खड़े हो उसका आउटपुट क्या है। क्लियर है? वो ये बताता है। देन टारगेट क्या है, करंट आंसर। करंट आंसर आपका क्या है, अभी जब हम कैलकुलेशन करेंगे जब आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। क्लियर है? देन कैलकुलेशन अक्रॉस इन हिडन लेयर, ये तो आउटपुट लेयर के बाद कौन सी आ गई आपकी हिडन लेयर। तो हिडन लेयर पे आप क्या निकालोगे, एरर निकालोगे। उसका प्रॉपर फॉर्मूला है एच हिडन इक्वल टू वाई इंटू 1 माइनस वाई, समीशन करेंगे वेट टू द नेक्स्ट लेयर इंटू डेल नेक्स्ट। क्लियर है? अगर थोड़े कुछ भी कंफ्यूजन है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी हम इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे। देन लास्ट स्टेप क्या आता है, अपडेट द वेट। बैक प्रोपगेशन में हम क्या करते हैं, जैसे हमने थ्योरी में पढ़ा था कि हम वेट्स को अपडेट करते हैं। वेट्स को अपडेट किस तरीके से करते हैं, उनकी वैल्यूज़ को इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं। तो वही अब हम वेट को अपडेट करेंगे। वेट अपडेट क्या है, डब्ल्यू न्यू इक्वल टू डब्ल्यू ओल्ड प्लस डेल डब्ल्यू। अब डेल डब्ल्यू निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूला है कि जब आप डेल डब्ल्यू निकाल रहे हो आप इनपुट से हिडन जा रहे हो या हिडन से आउटपुट जा रहे हो। अगर आप इनपुट से हिडन जा रहे हो तो डेल डब्ल्यू इक्वल टू ईटा डेल हिडन इंटू डेल इनपुट। हिडन से आउटपुट जा रहे हो तो क्या होगा, ईटा इंटू डेल आउट इंटू हिडन। क्लियर है? ये इसके क्या होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, डेल आउटपुट इंटू डेल हिडन। अब हमारा जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम अपनी y की वैल्यूज़ रख लेते हैं। y एक हमारी वैल्यू आई थी y3 का, जो एरर था 0. जिसकी वैल्यू थी 0.57। एक हमारा था क्या y4 जिसकी वैल्यू थी y4 जिसकी थी 0.59। एंड एक है हमारा y5 जिसकी वैल्यू है हमारी 0.67। सबसे पहले हम आउटपुट लेयर पे आए तो आउटपुट लेयर के लिए हमें क्या निकालना है, आउटपुट लेयर के लिए हमें क्या निकालना है, एरर निकालना है कि एरर क्या आया। उसका फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो हमारा क्या होगा, डेल आउटपुट। आउटपुट हम किस पे खड़े हैं, 5 पे, तो हम क्या मानेंगे 5। तो क्या फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल 5 इक्वल टू y5 1 माइनस y5 इंटू वाई टारगेट माइनस y5। जस्ट आपको क्या रखना है, वैल्यूज़ रखनी है। आपको पता है सबकी वैल्यू, तो y5 की क्या है 0.67, 1 माइनस 0.67। जब आप टारगेट में से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 0.17 बचेगा। तो आपका y5 पे एरर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0.036, यानी जो आउटपुट पे जो आपका एरर आ रहा है वो इतना आ रहा है। ठीक है, अब आउटपुट का हमें पता चल गया कि हमारा एरर इतना आ रहा है। अब हम कहाँ चलेंगे, अपने हिडन लेयर की तरफ। अब हिडन लेयर पर अब हम क्या चेक करेंगे, हिडन लेयर पर चेक करेंगे अपना वो एरर। हिडन लेयर पे हमारी दो हिडन लेयर है, H1 और H2। पहले हम चेक करेंगे H1 के लिए, 4H1। अब जो उसका फॉर्मूला था वो अब आपको समझ आएगा। तो फॉर्मूला क्या था, डेल 3 इक्वल टू वाई माइनस y1, ये था ना। आप देखोगे तो y इंटू 1 माइनस वाई इंटू 1 माइनस वाई। तो y क्या है यहाँ हमारा y3। तो जस्ट आप y को किससे कर दोगे रिप्लेस, y3 से। तो ये क्या आएगा, y3 इंटू 1 माइनस y3। और ये जो था ना समीशन वाला, जैसे आप देखोगे कि ये समीशन ऑफ वेट टू द नेक्स्ट लेयर इंटू डेल नेक्स्ट। अब आप यहाँ खड़े हो तो यहाँ हम क्या देखेंगे कि यहाँ कौन कौन से वेट आ रहे हैं। क्लियर है? इस पे इनपुट वेट कौन से, W1 एंड W3। वो ये जो वेट की बात हो रही है नहीं, प्रीवियस नेक्स्ट लेयर की वेट की बात हो रही है। तो यहाँ क्या आएगा, समीशन में W13 इंटू डेल 5। क्यों, क्योंकि ये क्या कह रहा है, डेल नेक्स्ट, यानी उसके बाद का जो आउटपुट है वो। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसके लिए डेल नेक्स्ट क्या है, डेल 5। H1 के लिए डेल नेक्स्ट क्या है, ये वाला
प्रीवियस वाला क्या है, वेट W1 एंड W3, तो जस्ट आपको इसके अंदर वैल्यूज देखनी है, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा W13 इंटू del 5, वैल्यूज आपको पता है सबकी, W3 की वैल्यू सबकी पता है 0.56, 1 माइनस 0.56, और इसकी वैल्यू 0.3 इंटू माइनस 0.0376। जब आप इनकी पूरी वैल्यूज रखोगे तो कैलकुलेट करके क्या आएगा, माइनस 0.0027, ठीक है। ऐसी H2 के लिए करोगे आप सिंपल, जैसे आपने यहाँ किया था ऐसी H2 के लिए करोगे। तो H2 के लिए जब आप करोगे तो वो क्या आएगा, del 4 इक्वल टू वाई क्या था, y4 था ना, y4 1 माइनस y4, W23 वेट ऑफ 23 पे कितना है, और del 5 आउटपुट, तो इसके लिए वही रहेगा। वैल्यूज़ क्या आई थी 0.59, 1 माइनस 0.59, इसका जो W23 का वेट कितना है हमारा 0.9, ठीक है 0.9। अब ये जो हमने वेट की बात की थी ना, ये जो हमने W13 की बात की थी, तो W13 ये नहीं है, W13 ये नहीं है, हमने क्या किया है, इन वेट्स को अपडेट कर दिया है। देखो एक बार और समझो, ये वाला ये थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया, ये जो मैंने आपको बताया कि 13 ये वाला है, बट यहाँ मैंने लिखा हुआ ये मैंने आपको बताया नहीं है कि ये जो वेट W1 W2 W3 क्वेश्चन में ये नहीं गिवन है, क्वेश्चन में 1.1 2.1 1.3 ये गिवन है। तो यहाँ जो वेट ले रहे हैं 1.3 ले रहे हैं, वो पॉइंट है 1.3, तो 1.3 का मतलब हम W5 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो W5 की बात कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ, रुको, थोड़ा शायद कन्फ्यूज़न आपको भी हो गया होगा इसमें, वेट कीजिए आप 1 मिनट, ठीक है। देखो क्या है, अब मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। तो हमारा जो फॉर्मूला था अकॉर्डिंग टू दिस, तो हमारा हिडन लेयर का जो फॉर्मूला था वो था क्या, ठीक है, क्या था, क्या y इंटू 1 माइनस वाई समीशन ऑफ वेट ऑफ नेक्स्ट लेयर इंटू del नेक्स्ट, ठीक है। ये था हमारा फॉर्मूला, क्लियर है। अब आप बहुत अच्छे ध्यान से देखो, हम इसकी बात कर रहे हैं H1 की, तो y हमारा क्या है यहाँ y3, तो ये क्या हुआ y3 1 माइनस y3, वेट टू द नेक्स्ट लेयर पे हमारा वेट कौन सा है, यानी W5 की बात हो रही है, W5 को हमने W1.3 लिख दिया, क्योंकि क्वेश्चन में W5 की जगह क्या गिवन है, W1.3, क्लियर है। इनटू मल्टीप्लाई करनी del नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट कौन सा है, del नेक्स्ट कौन सा है, ये वाला, तो del 5, इस तरीके से ये हुआ है, क्लियर है। अब तो आपको थोड़ी कन्फ्यूजन नहीं है, तो यहाँ हमने 0.3 वैल्यू रखी है ना, वो तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है। ऐसे हम H2 के लिए बात करें तो H2 के लिए हमारा y क्या हो जाएगा, y4 y माइनस y4, क्लियर है। यहाँ W कौन सा है हमारा, नेक्स्ट वेट कौन सा, नेक्स्ट इसके बाद का नेक्स्ट वेट कौन सा, W6 की बात हो रही है, इनटू del 5, क्लियर है। आई होप आपको अब समझ आ गया होगा कि ये जो फॉर्मूला है इसका कॉन्सेप्ट यहाँ किस तरीके से यूज़ हुआ है, क्लियर है। बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी भी कन्फ्यूज़न आ गई ना तो फिर वो ऐसी ही रहेगी, क्लियर है। तो यहाँ क्या आएगा हमारा, W2.3 की बात हो रही है, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, अपने W6 की बात कर रहे हैं, W6 की बात कर रहे हैं। तो उसका वेट क्या है 0.9 इंटू माइनस 0.0376, तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो 0.0819 यहाँ आएगा, क्लियर है। हिडन लेयर पे पता चल गया। अब हमें क्या करना है, वेट्स को अपडेट करना है। वेट्स को अपडेट करना, हमारे पास कितने सारे वेट है, मैं आपको एक वेट अपडेट करके दिखाऊंगी, बाकी का कॉन्सेप्ट आपको खुद से क्लियर हो जाएगा कि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो है क्या, क्लियर है। समझ आ गया ना, कि मैं सिर्फ आपको एक करके दिखा देती हूँ, देन आप कर लेंगे। तो हम किसकी बात करेंगे, अपने ये वाले वेट की, W6 की, क्लियर है। W6 के वेट को हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे फॉर W6, क्लियर है। W6 या हम बोल सकते हैं W2.3, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन W2.3 वहाँ लिखा हुआ है, क्लियर है। अब इसका जो क्वेश्चन था, इसका जो फॉर्मूला था वो क्या था, हिडन से अगर हम आउटपुट जाएंगे तो फॉर्मूला आपका क्या होगा, जब आप हिडन से आउटपुट जाएंगे तो आपका फॉर्मूला क्या था, वो था del W इक्वल टू ईटा del आउटपुट O ऑफ हिडन, यही तो था। अभी आप देखोगे तो वही था, देखो मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ठीक है। जब आप हिडन से आउटपुट जा रहे हैं तो यही तो मैंने फॉर्मूला लिखा। ईटा की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी, हमेशा 1 रखेंगे, मैक्सिमम टाइम 1 ही रखेंगे, नहीं गिवन है तो 1 ही रखो आप। del आउटपुट कितना आया वहाँ, माइनस 0.0376 आया है ना, माइनस 0.0376 del आउटपुट, यानी इसकी बात कर रहे हैं हम,
लास्ट वाले की, उसके अराउंड निकालना है। तो उसका डेल कितना आया था, -0.0376। क्लियर है? थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है। 0.0376 इंटू ओ ऑफ हिडन लेयर पे कितना है, 0.59। जैसे आप कैलकुलेट करोगे तो -0.022184 आएगा। ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन की हुई है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि कैसे आ रहा है। जब आप खुद से करोगे तो तब आपको आएगा। अगर हम वेट अपडेशन की बात करें तो जब हम W6 को अपडेट करेंगे तो फॉर्मूला क्या था, W ओल्ड प्लस डेल डब्ल्यू ओल्ड कितना था वहाँ हमारा 0.9, ठीक है। और नया जो है हमारा वो क्या है, 0.022184। तो जो हमारा अपडेटेड वेट होगा वो क्या होगा, 77816। ये होगा ना हमारा अपडेटेड वेट W6 के लिए। इसी तरीके से जब हम अपडेटेड वेट सबके लिए निकालेंगे, वो आपको यहाँ प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा। एक के लिए मैंने निकाला, सबके लिए निकालेंगे, W5 W2 W1 सबके लिए निकालेंगे। जब आप अपडेट वेट करोगे तो आपकी जो सिमिलरली वैल्यूज़ आएंगी वो मैं ऐसे लिख रही हूँ कि जो वैल्यूज़ आएगी W1.2 की आएगी, ये वैल्यू आएगी आपकी 1.3 की, आपकी जो अपडेटेड वैल्यू आएगी। एक बार आप खुद से कैलकुलेशन करोगे तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। यहाँ आपकी वैल्यू आएगी 269445 एंड 2.2 की आएगी आपकी 0.18534। 1.1 की आएगी आपकी अपडेटेड वैल्यू 200945। तो ये आपके अपडेटेड वैल्यूज़ आएंगे। क्लियर है? इसी तरीके से मैंने आपको एक निकाल के दिखाया है। यहाँ हम सबके लिए अपडेटेड वैल्यूज़ निकालेंगे। अपडेटेड वैल्यूज़ के बाद फिर हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड बाइस को रिपीट करेंगे। हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड बाइस को रिपीट करेंगे। अब इन वेट के साथ फॉरवर्ड बाइस को रिपीट करेंगे एंड फिर चेक करेंगे कि W3 W4 W5 क्या आया। जब आप फॉरवर्ड बाइस लगाओगे तो W3 आपका आएगा 0.57, W4 आएगा आपका 0.56 और वो आएगा W5 आएगा आपका 0.61। ये आपकी वैल्यूज आएंगी। अब W5 0.61 स्टिल ये क्या है, हमारा क्या आना चाहिए था, 0.5। टारगेट आउटपुट क्या था हमारा, 0.5। बट स्टिल ये क्या आ रहा है यहाँ पे, अब फिर भी एरर आ रहा है। जब आप एरर निकालोगे तो 0.5 आना चाहिए था, बट आया कितना है, 0.61। ये तो क्या आएगा, 0.11। डिक्रीज तो हो गया है, पहले से एरर हमारा कम तो हो गया, बट ज़ीरो नहीं हुआ है। तो अभी आपको पहले क्या था, 0.17, अब कम हो गया, 0.11 हो गया। तो आपको रिपीट दोबारा से करना पड़ेगा इन स्टेप्स को जब तक ये ज़ीरो नहीं हो जाता। तो अभी आपको यहाँ रिपीटेशन करना पड़ेगा। तो इसलिए इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं आता है, अभी तक इसका क्वेश्चन नहीं आया है। ये जो सब कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया सिर्फ और सिर्फ एल्गोरिथम समझाने के लिए बताया कि एल्गोरिथम्स में ये स्टेप्स होते हैं ताकि आपको रटना ना पड़े। तो आपको एल्गोरिथम आई होप अब समझ आ गई होगी। तो प्रॉपर आपको स्टेप और प्रॉपर डायग्राम और प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ आपको समझा के आना है। थोड़ा आपको फॉरवर्ड पाइस तो आई होप क्लियर होगा। बैकवर्ड पाइस में, बैकवर्ड बाइस या बैकवर्ड पास में आपको कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूले याद रखने होंगे। अगर ये आपको फॉर्मूले याद होंगे तो डायरेक्टली आप बस वैल्यूज़ को रखोगे और आपको आउटपुट आ जाएगा। क्लियर है? तो ये फॉर्मूले बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो बैक प्रोपोगेशन के अंदर जो एक क्वेश्चन था, एक्सप्लेन बैक प्रोपोगेशन, वो आप बता दोगे। एल्गोरिथम वो मैंने आपको बता दी है। क्लियर है? यहाँ आपको नोट्स में प्रॉपर एल्गोरिथम लिखी हुई मिलेगी। बैक पास की ऐसे ही मैं फॉरवर्ड पास की भी ऐड ऑन कर दूंगी, तो उसकी टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है क्योंकि फॉरवर्ड पास मैंने आपको करके दिखाया है प्रॉपर। तो इसी तरीके से इसके कुछ स्टेप्स ये लिख, वहाँ कैसे लिख कर आना वो चीज़ आपको नोट्स में मिलेगी, तो उसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। बट आप इस क्वेश्चन को ज़रूर एक बार करके देखेंगे, शायद आ जाए, कुछ भी हो सकता है आने के लिए। इसका क्वेश्चन शायद इस बार आ जाए, पिछली बार थ्योरी आ गई, इस बार न्यूमेरिकल आ जाए, तो इसकी प्रैक्टिस आप ज़रूर करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा, आपको इसका इम्प्लीमेंटेशन समझ आ गया होगा। अब यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है फॉरवर्ड पास का, वो है क्या, द रोबोट थ्रो द बॉल। रोबोट को हमने लर्न कराया कि जो बास्केट है उसके अंदर क्या डालना है, बॉल डालना है। तो रोबोट ने बॉल को थ्रो किया, बॉल को डाला, बट क्या हुआ, वो बास्केट में नहीं गया, बॉल बास्केट के इधर उधर चला गया, लाइक राइट या लेफ्ट चला गया। तो आप क्या करोगे, टू शॉट थ्रो हार्डर नेक्स्ट टाइम, आप उसको क्या बताओगे कि दोबारा किस तरीके से डालो कि जो बॉल है वो बास्केट में ही जाए। तो आप एडजस्ट करोगे ना उसको बताओगे कि नेक्स्ट टाइम आपको क्या लाइक टेक्निक अपनानी चाहिए कि वो बास्केट में ही जाए बॉल। लाइक आपको थ्रो जो है इतना ऊपर से नहीं करना है कि वो ऊपर से ही निकल जाए, डिस्टेंस को देखना है, डिस्टेंस को मेंटेन करना है। तो दैट इज नोन एज बैक प्रोपोगेशन। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, बैक प्रोपोगेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है,
बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट से पहले हम ग्रेडियंट डिसेंट को यूज़ करते थे, बट वो इसका ही एक्सटेंडेड वर्जन है स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। अब ये स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट है क्या, या ग्रेडियंट डिसेंट हमारा था क्या? तो सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। Stochastic gradient descent is an optimization algorithm in machine learning. Stochastic gradient descent है क्या है? एक optimization algorithm है machine learning के अंदर। optimization जहाँ पे भी हम word use करते हैं तो इसका मतलब होता है कि बेस्ट चीज़ें हम कुछ फाइंड कर रहे हैं। तो ये क्या है? एक optimization algorithm है। Particularly when dealing with large data set, it is a variant of the traditional gradient descent algorithm but offers several advantages in terms of efficiency, scalability, making it to go to a method for many deep tasks. थोड़ा confusing है ना, तो मैं आपको बताती हूँ। स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट हमारी एक ऐसी एल्गोरिथम है जो एक लार्ज डेटा सेट के ऊपर काम करते हैं। ग्रेडियंट डिसेंट काम तो कर रहा था, बट वो स्मॉल डेटा सेट के ऊपर के सफिशिएंट था। स्मॉल डेटा सेट था हमारा जब तक वो ठीक काम कर रहा था, बट जैसे हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ डेटा सेट हो गया, जहाँ हमारा डेटा इंक्रीज होता गया, तो वहाँ ये क्या इतना एफिशिएंट नहीं रहा। तो हमें कुछ अपडेट हमने इसके अंदर किए, तो उसका एक्सटेंडेड वर्जन हमारा क्या बना? स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, जो क्या करता है, हमारा एक लार्ज डेटा सेट के ऊपर वर्क करता है और इसके सेवरल एडवांटेजेस है। फास्ट है, ये एफिशिएंट है, स्केलेबल है इन कंपैरिजन टू ग्रेडियंट डिसेंट। अब ये स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट या ग्रेडियंट डिसेंट किस तरीके से वर्क करता था, अब हम वो देख लेते हैं। आपको क्लियर है ना स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट हमारा है क्या, या वो ट्रेडिशनल से क्या डिफरेंस है, वो अब हम देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस है। तो आप डायग्राम के अंदर देख पा रहे होंगे कि हमारा ग्रेडियंट डिसेंट है जो ट्रेडिशनली हम यूज़ करते थे, ये आज के टाइम का जो हम स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट यूज़ करते हैं। अब ग्रेडियंट डिसेंट क्या था, जो वो वर्किंग था उसका ग्रेडियंट डिसेंट की, वो क्या थी? वो टोटल डेटा को एक साथ डील करता था। जितना भी डेटा सेट हुआ, कितना भी बड़ा हुआ, कितना भी छोटा हुआ, वो पूरे डेटा सेट को एक साथ ही डील करता था। एक और सारे डेटा सेट को एक साथ देखेगा, उनको ट्रेन करेगा, उनको अपडेट करेगा। तो बहुत स्लो प्रोसेस हो गया था भाई। अगर आप एक चीज़ बहुत सारी चीज़ एक साथ करोगे तो कितना टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो वहाँ हमारा अगर लार्ज डेटा सेट आ गया तो वो लार्ज डेटा सेट को एक साथ ही डील कर रहा है, तो वो एक साथ डील करने में सबसे पहले तो उसको एनालाइज करना पड़ेगा। तो एनालाइज करने में ही इतना टाइम जा रहा था, इतना स्लो हो रहा था कि ये लार्ज डेटा सेट को डील कर ही नहीं पा रहा था। बट स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, जिसको हम बोलते हैं SGD, ये क्या करता है? ये पूरे डेटा सेट को एक साथ नहीं करता, ये क्या करता है? रैंडमली सेलेक्ट करता है ग्रुप ऑफ डेटा को। ये क्या करता है? डील करता है। ये क्या कर रहा था? पूरे डेटा सेट को एक साथ कर रहा था, उसमें अपडेट कर रहा था, जो भी ट्रेन कर रहा था। बट ये क्या करता है? ये ग्रुप ऑफ डेटा के ऊपर वर्क करता है, जो स्मॉल स्मॉल ग्रुप बना लेता है, देन उनके साथ डील करता है, जिसकी हेल्प से क्या बना? फास्टर बना, लाइटर बना, और बहुत सूटेबल है एज कम्पेयर टू ग्रेडियंट डिसेंट फॉर लार्ज डेटा सेट। यहाँ स्मॉल डेटा सेट के साथ हम ग्रेडियंट डिसेंट को आज भी यूज़ कर सकते हैं, बट SGD को हम नहीं यूज़ कर सकते। SGD को हम यूज़ करेंगे लार्ज डेटा सेट के लिए। ठीक, क्लियर है? लार्ज डेटा सेट के लिए हम इसको यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ वो एफिशिएंसी नहीं आएगी, वहाँ वो हमारा आउटपुट ही नहीं आएगा। हर चीज़ हमें क्या चाहिए? फास्ट चाहिए, बट वहाँ वो हमें नहीं मिलती, यहाँ हमें नहीं मिल रही थी। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर होगा कि स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट एंड ग्रेडियंट डिस्टेंस के बीच में थोड़ा सा क्या डिफरेंसेस है, या इसका एक्सटेंडेड वर्जन हमें क्यों चाहिए था। क्लियर है? आप थोड़ा थ्योरी पार्ट देख लेते हैं, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। In normal gradient descent, the computer look at all trained data at once to update the model. This can be very slow if the data is big. ग्रेडियंट डिसेंट जो हम ट्रेडिशनली यूज़ करते थे, कंप्यूटर क्या करता था? सारे डेटा सेट को एक साथ देखता था, एक साथ एनालाइज करता था, एक साथ ही ट्रेन करता था, और बेस्ड ऑन दैट वो एक साथ ही मॉडल के अंदर जो भी डेटा के अंदर अपडेट करना था एक साथ ही करता था। जो कि अगर हमारा बिग डेटा हो गया तो वहाँ बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा था, जो मैंने अभी आपको बताया। बट SGD ने ये जो प्रॉब्लम थी इसको फिक्स किया। ये क्या? लुक एट वन डेटा पॉइंट, ये एक डेटा पॉइंट के ऊपर वर्क करता है एक टाइम पे, यानी स्मॉल स्मॉल ग्रुप बना लेता है, फिर स्मॉल स्मॉल ग्रुप पे एक टाइम पे एक काम करता है। दिस मेक, जो इसकी वजह से फास्टर हुआ, लाइटर हुआ, और बहुत सूटेबल हुआ लार्ज डेटा सेट के लिए। अगर हमारे पास लार्ज डेटा सेट है, क्योंकि आज के टाइम में डेटा हमारे पास कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, तो हमें वो एल्गोरिथम्स या वो मॉडल यूज़ करने ही नहीं है जो लार्ज डेटा सेट के ऊपर वर्क नहीं कर रहे हैं। तो SGD हमारे क्या करता है? लार्ज डेटा सेट के ऊपर वर्क करता है। क्लियर है? अब ये देख लेते हैं कि किस तरीके से स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट हमारे किस तरीके से वर्क करता है। क्लियर है? सबसे पहला स्टेप है स्टार्ट विद
गैस मैंने आपको बताया कि क्या करता है, स्मॉल ग्रुप के साथ वर्क करता है। तो सबसे पहले तो इसे रैंडम नंबर सेलेक्ट करना होगा जहां से वो स्टार्ट करेगा। द मॉडल स्टार्ट विद द रैंडम नंबर फॉर इट्स पैरामीटर, पैरामीटर के बेस वो एक रैंडम नंबर को रैंडम नंबर से स्टार्ट करता है। पिक वन ट्रेनिंग एग्जाम्पल लाइक एस जी जी चूज वन रैंडम डेटा पॉइंट्स। अब इसने क्या करा, बहुत सारे हमारे पास डेटा पॉइंट्स है, उसमें से एक रैंडमली एक डेटा पॉइंट को सेलेक्ट किया। देन उसके अंदर क्या करा, उस डेटा सेट के अंदर क्या कितने एरर है उसको मेजर किया। मेजर लॉस फंक्शन से कर सकता है, अभी हमने पढ़ा लॉस फंक्शन की हेल्प से उसने क्या करा, उस मॉडल के अंदर ये प्रिडिक्ट किया कि वो कितना गलत हमें आंसर दे रहा है। जैसे अभी हमने देखा था ना 60 - 40 तो वो 20 दे रहा था, तो वही यहाँ थर्ड स्टेप में वो वही एरर को कैलकुलेट करेगा। देन फाइंड द डायरेक्शन टू इम्प्रूव, ये क्या करेगा, ग्रेडियंट की हेल्प से फाइंड करेगा कि किस तरह से मैं इस एरर को रिड्यूस कर सकता हूँ, मिनिमाइज कर सकता हूँ, कम कर सकता हूँ। क्या कैलकुलेट करता है, ये ग्रेडियंट कैलकुलेट करता है जो ये बताता है कि सबसे बेस्ट मूव क्या होगा इसको इम्प्रूव करने के लिए या इसको एरर को रिड्यूस करने के लिए। देन टेक अ स्मॉल स्टेप, अपडेट द मॉडल पैरामीटर स्लाइटली टू द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ग्रेडियंट, दिस हेल्प रिड्यूस द एरर। अब आपको पता चल गया कि आपको इस रास्ते पे चलना है तो भाई आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो आप स्मॉल स्टेप्स करोगे। अगर आपको पता चलेगा कि PYQs में से क्वेश्चन आते हैं तो आप क्या करोगे, स्मॉल स्टेप्स लोगे, पहले पिछले साल का, देन उससे पिछले साल का, देन उससे पिछले साल का। तो वही ये काम करता है, अपडेशन स्टार्ट करता है जिसके हेल्प से क्या करता है, हमारे एरर रिड्यूस होने लगते हैं। कब तक करेगा, जब तक हमारा एरर 0 नहीं हो जाता। अभी 0.2 था ना, 0.2 एरर था ना जब हमने अभी माइनस किया था, तो 0.2 एरर जब तक 0 नहीं हो जाता, ये जब तक हमारा एक प्रिडिक्ट आउटपुट जो है वो नहीं आ जाता, तब तक वो इस स्टेप्स को रिपीट करता रहेगा। दैट इज ऑल अबाउट स्टोचस्टिक्स ग्रेडियंट डिसेंट। आई होप आपको क्लियर होगा कि SGD हमारा क्या होता है, किस तरीके से काम करता है और वो किस तरीके से अलग है हमारा ग्रेडियंट डिसेंट से। क्लियर है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस सिंपल है, फास्ट है। क्यों, क्योंकि होल डेटा सेट के साथ काम नहीं कर रहा है, स्मॉल डेटा पॉइंट्स के साथ काम कर रहा है, जिसमें हमें अपडेशन के लिए बहुत ज़्यादा इजीली हो रहा है, इजी हमें मिल रहा है ना। कि आप भाई आप खुद सोचो कि ये इतना बड़ा डेटा सेट है, इसमें एक जगह इतनी प्रॉब्लम है, तो सबसे पहला पूरे डेटा सेट को डील करोगे, देन इतनी सी प्रॉब्लम का कभी नंबर आएगा। ठीक है, अब बट इसमें क्या करता है, अगर हमें पता चल गया तो स्मॉल डेटा सेट को अगर हमने रैंडमली यही सेलेक्ट कर लिया तो हमने हमारी प्रॉब्लम तो फर्स्ट स्टेप में रिजॉल्व हो गई। तो ये फास्ट है, मेमोरी फ्रेंडली, आपको पूरे डेटा के लिए मेमोरी नहीं चाहिए। स्मॉल डेटा सेट के लिए अगर आप वर्क करो तो उतनी तो मेमोरी चाहिए। गुड फॉर लार्ज डेटा सेट, कैन एस्केप लोकल ट्रैप, इसका मतलब क्या है, रैंडमनेस होती है इसके अंदर जो हेल्प करता है हमें बेटर रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए। एट लास्ट हम बोल सकते हैं कि SGD हेल्प मॉडल लर्न क्विक एंड एफिशिएंटली बाय अपडेटिंग द वेट यूजिंग वन और फ्यू रैंडम ट्रेनिंग एग्जाम्पल एट अ टाइम, मेकिंग इट फास्ट, सिंपल एंड परफेक्ट फॉर बिग डेटा। क्लियर है, जो इसके अंदर लिखा वही मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। तो SGD आई होप आपको क्लियर होगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है हमारा यूनिवर्सल अप्रॉक्सीमेशन थ्योरम। अब यूनिवर्सल अप्रॉक्सीमेशन थ्योरम होती क्या है या ये थ्योरम कहती क्या है वो अब हम देख लेते हैं। द यूनिवर्सल अप्रॉक्सीमेशन थ्योरम सेज दैट अ न्यूरल नेटवर्क विद जस्ट वन हिडन लेयर, एक ऐसा न्यूरल नेटवर्क जिसके अंदर सिर्फ एक ही हिडन लेयर है, कैन अप्रॉक्सीमेट एनी फंक्शन इफ इट हैज़ इनफ न्यूरॉन्स एंड राइट वेट। थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो एक सिंपल वर्ड में समझते हैं। इट कैन लर्न ऑलमोस्ट एनी पैटर्न ऑन रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। अगर इनपुट और आउटपुट के बीच में सबसे पहले तो क्या है, एक हिडन लेयर होनी चाहिए। तो अप्रॉक्सीमेशन थ्योरम क्या कहता है, अगर इसके हिडन लेयर के अंदर हमारे जो न्यूरॉन्स है वो इनफ न्यूरॉन्स है, जितने इसे चाहिए इसके पास इतने न्यूरॉन्स है और जो इसका पूरा सेटअप है वो ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट के बीच में ऑलमोस्ट जितने भी पैटर्न्स और रिलेशनशिप होगी वो ये लर्न कर सकता है। ये कहती है हमारी कौन, यूनिवर्सल अप्रॉक्सीमेशन थ्योरम। आई होप आपका समझ आ गया होगा कि यूनिवर्सल अप्रॉक्सीमेशन थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो है क्या। यहाँ यही लिखा हुआ है, अप्रॉक्सीमेट एनी फंक्शंस इट हैज़ इनफ न्यूरॉन्स एंड राइट, न्यूरॉन्स सही होने चाहिए और जो इनपुट के बीच में जो ये वेट्स आ रही हैं राइट वेट होने चाहिए, कोई एरर वगैरह नहीं होना चाहिए। तो ये क्या करेगा, ऑलमोस्ट सारे पैटर्न्स और रिलेशनशिप को क्या कर लेगा, लर्न कर लेगा। आई होप आपको क्लियर होगा।
फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, इफ यू हैव अ न्यूरल नेटवर्क इनफ न्यूरॉन्स एंड द राइट सेटअप इट कैन लर्न ऑलमोस्ट एनी पैटर्न्स और रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। अगर आपके पास एक ऐसा न्यूरल नेटवर्क है जिसके अंदर इनफ नंबर ऑफ न्यूरॉन्स है, जितने उसे चाहिए उतना है, राइट सेटअप का मतलब है कि जो वेट्स वगैरह हैं वो ठीक हैं, तो अब यूनिवर्सल अप्रोक्सीमेशन थ्योरम ये कहते हैं कि ये कोई मैक्सिमम यानी ऑलमोस्ट सारे के सारे जो भी हमारे पैटर्न्स और रिलेशनशिप है उनको लर्न करेगा। क्लियर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करें यूनिवर्सल अप्रोक्सीमेशन थ्योरम की, तो पहला क्या है हमारा, द थ्योरम गारंटी द एग्जिस्टेंस ऑफ सच अ न्यूरल नेटवर्क बट डज नॉट टेल हाउ मैनी न्यूरॉन्स आर नीडेड और हाउ टू ट्रेन इट। थ्योरम गारंटी तो देती है कि न्यूरल नेटवर्क जो मतलब न्यूरल नेटवर्क है ये इस तरीके से पैटर्न्स और रिलेशनशिप को ऑलमोस्ट सभी को लर्न कर लेगा, बट ये नहीं बताती है कि कितने नंबर ऑफ न्यूरॉन्स हमें चाहिए या किस तरीके से हम इसको ट्रेन करेंगे या क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं। क्लियर है। इन प्रैक्टिस वेरी लार्ज नेटवर्क आर डीप नेटवर्क लाइक मल्टीपल लेयर्स आर यूज फॉर बेटर परफॉर्मेंस। मल्टीपल लेयर्स यानी जो हम जिसके अभी हम बात कर रहे थे ना, डीप न्यूरल नेटवर्क शैलो पढ़ा था, तो शैलो का जो था ना डीप न्यूरल नेटवर्क, उसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, मल्टीपल हिडन लेयर होती हैं, तो उसके अंदर हम इसको यूज़ करते हैं बेटर परफॉर्मेंस के लिए। द रिजल्ट एक्सप्लेन वाई न्यूरल नेटवर्क आर सो पावरफुल इन टास्क। ये रिजल्ट जो एक्सप्लेन करता है कि न्यूरल नेटवर्क हमारा क्यों इतना पावरफुल टास्क क्यों इतना पावरफुल है बहुत सारे टास्क के लिए, जैसे कि हमारा टास्क हो गया इमेज रिकॉग्निशन, एनएलपी, साइंटिफिक कंप्यूटिंग, ये जो लिखे हुए हैं इन सब टास्क के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इसके अंदर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब थ्योरम्स जो होती हैं मैथमेटिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, तो इनका मैथमेटिकल प्रूफ होता है। क्लियर है। तो इसी तरीके से यूनिवर्सल अप्रॉक्सीमेशन थ्योरम का प्रूफ है, बट प्रूफ मैं इस वीडियो में नहीं कराऊंगी। प्रूफ आपको अभी थोड़ा प्रूफ में थोड़ा कन्फ्यूज़न है, ठीक है। जैसे ही वो क्लियर हो जाता है तो मैं आपको ज़रूर, क्योंकि वो आपका क्वेश्चन आया हुआ है अभी PYQs में, आपको इसका डेरिवेशन पूछा भी गया है किसी और के रिस्पेक्ट में, किसी और के रिलेशनशिप के साथ, बट थोड़ा इसमें मुझे कन्फ्यूज़न है, अभी थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा। तो जैसे ही मुझे ये चीज़ क्लियर होती है तो मैं इसकी सेपरेट वीडियो बना दूंगी और इसी प्लेलिस्ट के अंदर मैं ऐड कर दूंगी, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थ्योरम्स जो होती हैं वो प्रूफ होता है। थ्योरम तो वही है कि भाई जो चीज़ प्रूफ है इसलिए इसको बोला गया है थ्योरम, तो इसका जो प्रूफ है वो हम करेंगे, बट नेक्स्ट वीडियोज़ में या नेक्स्ट पार्ट में जो भी इसका हमारा नेक्स्ट होगा, या मैं इस प्लेलिस्ट के अंदर ऐड ऑन कर लूँगा। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, अभी जितना मैंने आपको पढ़ाया आप उतना कर लीजिए। तो यह हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है, जहाँ हमने सारे क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। अब पार्ट 2 स्टार्ट होता है, जहाँ हम PYQs के साथ डील करेंगे कि जो जो हमारे PYQs आए हैं अब हम उनको डील करने वाले हैं, उनको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन की अगर हम बढ़ते हैं तो वो AQ 2022-23 में पूछा गया था, 2 नंबर में यानी सेक्शन A में पूछा गया था। तो क्वेश्चन था क्या, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग। आपको बताना था मशीन लर्निंग की क्या क्या एप्लीकेशन है। अब आप खुद से सोचें कि मशीन लर्निंग हम कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, मशीन लर्निंग का हम यूज़ कर रहे हैं प्रिडिक्शन के लिए, डेटा के पैटर्न्स को फाइंड आउट करने के लिए, यूट्यूब के रिकमेंडेशन के लिए, नेटफ्लिक्स के लिए, मल्टीपल एप्लीकेशन है जहां हम आज के टाइम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो जो एप्लीकेशन आपको लर्नना है, जो एप्लीकेशन आपको उस टाइम याद आए वो आप लिख दो। बट प्रॉपर आंसर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको मशीन लर्निंग को समझाना है कि मशीन लर्निंग है क्या। मशीन लर्निंग इज यूज टू ऑटोमेटिकली लर्न पैटर्न फ्रॉम डेटा एंड मेक प्रिडिक्शन और डिसीजन। मशीन लर्निंग एक ऐसी टेक्निक है जिसकी हेल्प से मशीन लर्न करती है, खुद से पैटर्न को फाइंड आउट करती है, खुद से प्रिडिक्ट करती है बेस्ड ऑन डेटा। एप्लीकेशन की बात करें तो 2 मार्क्स में आप 2 एप्लीकेशन लिख दो बहुत है। सबसे पहले हेल्थ के अंदर डिसीज़ को प्रिडिक्ट करना, मेडिकल इमेजेस को एनालाइज करना, पर्सनलाइज ट्रीटमेंट को एनालाइज करना, प्रिडिक्ट करना, हेल्थ के अंदर हम यूज़ करें। फाइनेंस के फ्रॉड डिटेक्शन है या नहीं है फ्रॉड, स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन कि क्या स्टॉक्स कितना हमारे इंक्रीज हो सकता है, क्रेडिट स्कोरिंग, इन सब के अंदर हम इसका यूज़ करते हैं। यानी 2 ऐसी फील्ड है जिनके अंदर आज के टाइम पे हम बहुत ज़्यादा यूज़ करें, हेल्थ केयर, फाइनेंस। आज के टाइम पे तो सब जगह हम मशीन लर्निंग का यूज़ करें, बट कॉमन यही है। और कॉमन एरियाज देखें तो सेल्फ ड्राइविंग कार, रिकमेंडेशन सिस्टम, NLPs के अंदर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करें मशीन लर्निंग का। क्लियर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मशीन लर्निंग की एप्लीकेशंस हमारी हैं क्या क्या। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। AQ 2022-23 में पूछा गया, तो क्वेश्चन हमारा था क्या, क्वेश्चन था आपका डिफरेंसेस बताने थे आपको डीप नेटवर्क एंड शैलो नेटवर्क। अब सबसे पहले ये क्वेश्चन अगर सेक्शन B में पूछा गया था तो सबसे पहले आपको बताना है कि शैलो नेटवर्क एंड डीप नेटवर्क आपका होता क्या है, जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो जो प्रॉपर डायग्राम था जिसमें एक हिडन लेयर थी, जिसमें मल्टीपल हिडन लेयर थी, वो प्रॉपर पहले आपको डायग्राम बनाना है, इनके बारे में एक्सप्लेन करना है जो ऑलरेडी नोट्स में आपको मिलेगा।
देन आपको डिफरेंस पे जाना, डायरेक्टली टेबल नहीं बना कर आनी, टेबल बना के आओगे तो सिर्फ वो एक दो ही नंबर देगा, बट प्रॉपर अगर आप डायग्राम के साथ जो जो चीज़ें इसके अंदर मैंने समझा चुकी हूँ वो सब लेके आओगे तभी आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है? तो हम यहाँ क्या देखेंगे, डिफरेंसेस देखेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी इनको कवर कर चुके हैं। सबसे पहले शैलो नेटवर्क एंड डीप नेटवर्क में उनके लेयर के बेस पे सबसे मेन डिफरेंस है। शैलो नेटवर्क के हमारी जो हिडन लेयर होती है वो एक हिडन लेयर होती है, बट डीप नेटवर्क के अंदर हमारी मल्टीपल हिडन लेयर होती है, एन नंबर ऑफ हिडन लेयर होती है। बेस्ड ऑन आवर प्रॉब्लम वी डिसाइड कि हाउ मैनी हिडन लेयर आर इन डीप नेटवर्क। क्लियर है? कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो सिंपल प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व कर देगा। जैसे मैंने आपको बताया था एक हिडन लेयर है तो उसका है लिमिटेशंस है कि वो इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, बट जहाँ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे इमेज रिकॉग्निशन हुआ तो एक बड़ी प्रॉब्लम है, स्पीच रिकॉग्निशन हुआ तो वहाँ हम शैलो नेटवर्किंग का यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ हम किसका यूज़ करेंगे, डीप नेटवर्किंग का। तो ये सिंपल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ये हमारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। क्लियर है? फीचर लर्निंग तो ये लर्न करता है सिंपल फीचर्स ओनली, बट ये हेरारिकल फीचर्स लाइक सिंपल से कॉम्प्लेक्स जो हेरारिकी होती है ना उसको पूरे को लर्न कर लेता है। कौन? डीप नेटवर्क। एक्यूरेसी की बात करें तो मे बी लिमिटेड फॉर कॉम्प्लेक्स टास्क, क्योंकि लिमिटेशन है कि कॉम्प्लेक्स टास्क के अंदर ही जो स्मॉल लाइक मीडियम लेवल तक है उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी देगा, बट जैसे ही हमारा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी तो इसकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी। तो कॉम्प्लेक्स टास्क में एक्यूरेसी इसकी नहीं रहती, बट डीप नेटवर्क में हमारी जो एक्यूरेसी है कॉम्प्लेक्स टास्क में वो यूजुअली बहुत अच्छी रहती है। ट्रेनिंग करना ईजी है इसको, भाई एक ही हमारे पास हिडन लेयर है तो ईजिली हम कर सकते हैं, बट जहाँ हमारे पास मल्टीपल हिडन लेयर हो गई तो वहाँ पे पास मल्टीपल कंप्यूटेशनल पावर हो गई, कंप्यूटेशनल उसको लर्न कराना हो गया, बहुत सारी चीज़ हो गई, डेटा को मल्टीपल हिडन लेयर से गुजरना है, तो वहाँ हमारा जो ट्रेनिंग है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि हम किस तरीके से डेटा को ट्रेन करें। फॉर एग्जाम्पल अभी तक 1 है 2 है, अगर हमारे पास लाइक 200 या 100 हिडन लेयर्स हो गई तो उसको ट्रेन करना, मशीन को ट्रेन करना कि 100 हिडन लेयर के बाद जो हमारा प्रिडिक्टेड आउटपुट है वो सही आए, वो चीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, बट वो शैलो नेटवर्किंग में है ही नहीं क्योंकि वहाँ तो एक ही हिडन लेयर है। तो आई होप आपको समझ आ गया कि इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। तो आपको पहले तो इनके एक्सप्लेन करके आना है, देन इनके डिफरेंसेस को बता कर आना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपको डिफरेंसेस बताने थे ग्रेडियंट डिसेंट एंड हिस्टोस्टैटिक ग्रेडियंट डिसेंट, जो कि अभी मैंने डिस्कस किया था। अभी हम पढ़ के आए हैं कि इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है विद डायग्राम। तो सबसे पहले आपको वही करना है, इन दोनों को पहले एक्सप्लेन करना है। इनका वही डायग्राम जो अभी था ना कि यहाँ ये पूरे डेटा पे वर्क करता है, ये हाफ डेटा सेट पे वर्क करता है, ग्रुप ऑफ डेटा पे वर्क करता है। तो सबसे पहले आपको वो सब चीज़ें, मैं कहती हूँ A to Z जितना आपको इस वीडियो के अंदर समझ आया आप इसके अंदर लिख के आ जाइए, डायग्राम बिल्कुल ना भूलें। देन उसके बाद आप प्रॉपर टेबल के अंदर इसके डिफरेंसेस को लिख कर आएँ, क्योंकि इसके अंदर लिखा भी एक्सप्लेन द डिफरेंसेस को तो आप एक्सप्लेन करो, बट अगर ये 7 नंबर 7 नंबर में आता है तो आपको प्रॉपर अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्लियर है? तो सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई इनके बीच में जो डिफरेंसेस है वो हमारे होते क्या क्या हैं। वही सबसे पहला तो मेन डिफरेंस है कि डेटा यूज्ड पर स्टेप्स, ऑल ट्रेनिंग डेटा 1 डेटा एग्जांपल। जैसे मैंने आपको बताया तो इस ग्रेडियंट डिसेंट में हम पूरे डेटा सेट को पूरे डेटा सेट के ऊपर जो काम करते हैं वो एक टाइम पे काम करते हैं, पूरे डेटा सेट को एक 1 एंटिटी की तरह हम एनालाइज करते हैं। एक जो भी हमारे पास बिग डेटा होगा तो सबसे पहले हम उसको पूरे को एनालाइज करते हैं, उसके बाद हम कुछ अपडेट करेंगे, बट इसमें ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ डेटा पे वर्क करते हैं एसडीडी में। स्पीड स्लो होगी, क्यों स्लो होगी? अगर हमारे पास बहुत बड़ा डेटा आ गया तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि पहले आप उसको एनालाइज करोगे, कॉस्ट देखोगे और फिर उसके बाद पैटर्न्स फाइंड आउट करोगे, कितना टाइम कंज्यूमिंग होगा, उसके बाद एरर्स को फाइंड आउट करोगे, फिर देखोगे कि एरर के लिए बेस्ट पाथ क्या है मुझे उसे सॉल्व करने के लिए। देन आप वेट को एडजस्ट करोगे, उसके बाद आपको कभी कहीं एरर फिनिश होगा, 0 एरर आएगा, तो बहुत बड़ा हो जाता है क्योंकि हम एक पूरे डेटा सेट पे एक टाइम पे ही काम कर रहे हैं। बट ये क्या फास्ट होता है, क्यों? क्योंकि हम ग्रुप ऑफ डेटा पे वर्क करते हैं, एक टाइम पे पूरा डेटा नहीं ले रहे हैं, छोटा छोटा डेटा ले रहे हैं। पार्ट टू मिनिमम लाइक स्मूथ एंड डायरेक्ट रहता है, ये नॉइसी एंड वोलाटाइल रहता है।
ठीक है। मेमोरी रिक्वायर्ड हाई रहती है, लो रहती है। नेक्स्ट है आपका डिफरेंस कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब क्या है कि ग्रेडियंट डिसेंट में हम क्या करते हैं, सारे डेटा को एनालाइज करते हैं, देन हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होता है। तो इसमें क्या होता है, जो भी हमारा एग्जैक्ट मिनिमम होता है उसकी तरफ हम रीच कर जाते हैं। बट अगर हम बात करें SGD में, तो हम क्या करते हैं, इसमें एक डेटा पॉइंट को एनालाइज करके देन हम डिसाइड करते हैं कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो हम क्लोजली जाते हैं उस मिनिमम के, बट हम एग्जैक्टली नहीं पहुंच पाते। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ कन्वर्जेंस। नेक्स्ट है बेस्ट फॉर। ये किसके लिए बेस्ट है, ये तो स्मॉल डेटा सेट के लिए बेस्ट है, बट ये क्या है, हमारा SGD जो हमारा लार्ज डेटा सेट है उसके लिए हमारा बेस्ट रहता है। आई होप आपको क्लियर होगा। तो आपको सबसे पहले इसके अंदर सब चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, देन इसको पूरा टैबुलर फॉर्म में इसके डिफरेंसेस को एक्सप्लेन करके आना है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका AQ 2024-25 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन था क्या, आपको डिफरेंसेस बताने थे परसेप्ट्रॉन और SVM में इन टर्म ऑफ बाउंड्री डिसीजन बाउंड्री फॉर्मेशन। डिसीजन बाउंड्री फॉर्मेशन के बेस पर आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस बताने थे। तो सबसे पहला डिफरेंसेस बताएंगे, डिसीजन बाउंड्री क्या ही। परसेप्ट्रॉन में जब हम किसी भी डेटा को क्लासीफाई करते हैं तो हम रैंडमली हम क्या करते हैं, एक सेपरेट लाइन से क्लासीफाई करते हैं। बट अगर आप SVM में देखोगे तो SVM में हम हाइपर प्लेन का यूज़ करते हैं, जिसकी हेल्प से हम बेस्ट से बेस्ट पाथ निकाल पाते हैं, जिसकी हेल्प से हम दो डेटा सेट को क्लासीफाई कर पाते हैं, जैसे कि हमने देखा था। मार्जिन की बात करें तो इसमें कोई भी मार्जिन का हम यूज़ नहीं करते हम, क्योंकि अगर आपने SVM में देखा होगा तो मैंने पूरा वर्किंग में समझाया था कि हम इसमें मार्जिन का यूज़ करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि ये जो डेटा पॉइंट है ये इस लाइन से कितना क्लोजेस्ट है। तो हम परसेप्ट्रॉन में इस तरीके का कोई भी कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करते, जबकि SVM में हम यूज़ करते हैं, जिसकी हेल्प से हमारा जो प्रिडिक्शन है वो बहुत अच्छा होता है। आई होप आपको क्लियर होगा कि इसके बीच का डिफरेंसेस हमारा क्या है। तो आपको 2 नंबर में यही एक्सप्लेन करके आना था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका AQ 2024-25 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन था क्या, डिस्कस हाउ द चॉइस ऑफ लॉस फंक्शन अफेक्ट द मॉडल परफॉर्मेंस ऑफ अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। आपको ये बताना था कि लॉस फंक्शन को जब आप चूज करते हो कि इस मॉडल के लिए ये मेरा लॉस फंक्शन हम यूज करेंगे क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए, तो वो किस तरीके से मॉडल की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है, वो आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना था। सर में क्या लिखा हुआ है, द चॉइस ऑफ अ लॉस फंक्शन इन द क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम गाइड हाउ अ मॉडल लर्न फ्रॉम मेजरिंग द डिफरेंस बिटवीन प्रिडिक्टेड एंड द एक्चुअल आउटपुट। सबसे पहले तो आपको लॉस फंक्शन को ही बताना था कि लॉस फंक्शन में हम क्या करते हैं, मॉडल लर्न करता है कि प्रिडिक्टेड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट में क्या डिफरेंसेस हैं। अ गुड लॉस फंक्शन लाइक क्रॉस एंट्रोपी एक लॉस फंक्शन है जो कि हमारा क्रॉस एंट्रोपी, जो कि हमने नहीं पढ़ा, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगी कि होता क्या है। वो क्या करते हैं, एक बेस्ट मॉडल है, हम एक उसको मानते हैं कि एक बेस्ट मॉडल है हमारा लॉस फंक्शन के अंदर, क्लासिफिकेशन के अंदर, जो क्या करता है, द मॉडल फोकस ऑन रिड्यूसिंग द एरर एफिशिएंटली। एरर को तो सभी रिड्यूस करते हैं, जो कि हमने सारे पढ़े थे, बट जो क्रॉस एंट्रोपी बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली एरर को रिड्यूस करता है। किस तरीके से रिड्यूस करता है, प्रोबेबिलिटी के बेस पे, लीडिंग टू बेटर एक्यूरेसी। आप पुअरली चूज, अगर आप अच्छे से अच्छा जो आप सेलेक्ट करोगे लॉस फंक्शन, तो क्या होगा, आपके जो एरर्स हैं वो बहुत इजीली रिमूव हो जाएंगे और एफिशिएंटली रिमूव हो जाएंगे, और आपकी एक्यूरेसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बट अगर आपने पुअरली लॉस फंक्शन यूज़ किया, लाइक मीन स्क्वायर एरर जो हमने पढ़ा था, तो वो क्या करेगा, क्लासिफिकेशन के अंदर अगर आपने उसको यूज़ कर लिया तो वो मॉडल को और कंफ्यूज कर देगा, लर्निंग को स्लो कर देगा, और जो प्रिडिक्शन आएगा वो हमारा गलत आएगा, तो वो ओवरऑल परफॉर्मेंस को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। तो क्लियर है, आपको यही एक्सप्लेन करना था। अब क्या है क्रॉस एंट्रोपी। क्रॉस एंट्रोपी अभी हम देखेंगे क्या होता है, क्योंकि यहाँ हमारी बात हुई है क्रॉस एंट्रोपी की। तो क्रॉस एंट्रोपी क्या है, क्रॉस एंट्रोपी इज अ वे टू मेजर हाउ रॉन्ग अ मॉडल प्रिडिक्शन आर इन द क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। इसका भी वही काम है कि जो मॉडल है उसने कितना गलत प्रिडिक्ट किया है वो फाइंड आउट करना, बट इट कंपेयर द मॉडल प्रिडिक्टेड प्रोबेबिलिटी टू द करेक्ट लेबल। ये क्या करता है, लाइक एक उसने पिक्चर दिखाई तो चांसेस हैं कि 80% वो डॉग है, उसने प्रिडिक्ट किया कि 80% क्या है, वो डॉग है जो पिक्चर में दिख रहा है, बट एक्चुअल में क्या है, वो सच में ही डॉग है। तो ये क्या करता है, प्रिडिक्ट करता है, वो प्रिडिक्शन देता है कि जो हमारा मॉडल ने प्रिडिक्शन किया है वो कितना परसेंट है, 80%, और वो रियल में ही डॉग है। तो वो प्रिडिक्शन कितना क्लोज है रियल आउटपुट के, अगर वो बहुत ज़्यादा क्लोज होता है तो जो क्रॉस एंट्रोपी होती है वो कम होती है, और अगर बहुत ज़्यादा फार अवे बहुत डिफरेंसेस होता है उनके बीच में, तो क्या होता है, हमारी क्रॉस एंट्रोपी हाई होती है। तो इसकी हेल्प से मॉडल बहुत इजीली लर्न कर पाता है और बहुत इजीली अपने आप को ट्रेन कर पाता है कि जो मैंने प्रिडिक्शन किया है वो सही है या गलत है। आई होप आपको क्लियर होगा। तो सिर्फ वो क्या करेगा, क्रॉस एंट्रोपी की वैल्यूज़ को चेक करेगा,
कि वो लो है या हाई है, तो उसके बेस पे वो समझ पाएगा कि जो मेरा प्रिडिक्शन है वो कितना सही है या वो कितना गलत है। आई होप आपको क्लियर होगा। तो यहाँ हमारी ये यूनिट 1 कंप्लीट होती है। हमने यूनिट 1 को पूरा कंप्लीट देखा, कॉन्सेप्ट हमने सारे क्लियर कर लिए हैं, साथ ही साथ सारे पीवाईक्यूज को भी हमने कवर कर लिया। बट अभी भी हमारे इस यूनिट में रह गया, हमारे इस यूनिट में क्या रह गया है, हमारे इस यूनिट में रह गए हैं हमारे डेरिवेशंस। यहाँ हम अभी मिनिमम लाइक 3 डेरिवेशंस हैं जो मुझे आपको कराने हैं। तो डेरिवेशन की एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे हम लोग, जहाँ आपको प्रॉपर पीवाईक्यूज, क्योंकि आपके 24-25 में डेरिवेशंस पूछे गए थे, डेरिवेशन और प्रूफ सबसे ज़्यादा आए थे। तो डेरिवेशन और प्रूफ मैं आपको उस वीडियो में कराऊंगी। तो जब तक के लिए आप इसको अच्छे से करें और डेरिवेशन की वीडियो का वेट करें। उसके अंदर हमारे जो पीवाईक्यूज के सिर्फ और सिर्फ लाइक दो क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन रह गए हैं जो डेरिवेशन बेस्ड है सिर्फ। बाकी हमने सारे पीवाईक्यूज क्वेश्चन भी कवर कर लिया, कॉन्सेप्ट तो हमने सभी कवर कर लिए हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ ये वीडियो फिनिश होती है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अभी तक अगर आपने हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से जाइए डाउनलोड कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप प्ले स्टोर से जाके जल्दी से डाउनलोड कीजिए, क्योंकि आपको नोट सब चीज़ें वहीं अवेलेबल होंगी। क्लियर है? अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मिलता है किसी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।